अगला है बागमती परियोजना। ये बागमती नदी पर स्थित है ये परियोजना। और कौन से जिले से संबंधित है? सीतामढ़ी जिले से। प्रमुख लाभान्वित जिले सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर तथा शिवहर हैं। प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं की बात कर लेते हैं कुछ। जैसे डेहरी परियोजना, जल विद्युत परियोजना, ये रोहतास की है। वरुण औरंगाबाद की। वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण की। कटैया सुपौल की। अगनूर अरवल की। नासिरगंज रोहतास की। त्रिवेणी पश्चिमी चंपारण की। सिरखंडी सिरखिंडा रोहतास की। बेलसार अरवल की। शेवारी रोहतास की। जौनागर रोहतास की। ठीक है, सिरखंडी हो गया, शेवारी हो गया, जौनागर, ये रोहतास की हैं। ठीक है, और डेहरी वाला भी रोहतास का है। इसके अतिरिक्त नासरीगंज भी रोहतास का है। आगे चलते हैं, नलकूप से सिंचाई के बारे में बात कर लेते हैं। तो इससे नलकूप के माध्यम से कुल सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? 63.9% है। ठीक है, नलकूप से। सर्वाधिक सिंचाई वाले जिले जो हैं घटते क्रम में, सबसे सबसे अधिक जो है समस्तीपुर, उसके उससे कम सीतामढ़ी, उससे कम कटिहार और उससे कम पूर्वी चंपारण। तो सर्वाधिक सिंचाई वाला जो जिला है वो समस्तीपुर है। तालाबों से कुल सिंचित क्षेत्र का 1.9% जो है वो तालाब से सिंचित है। लगभग 115,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई इससे की जाती है। सर्वाधिक सिंचाई जो नल से की जाती है वो सबसे अधिक कहाँ की जाती है? दरभंगा में। उससे कम शेखपुरा, उससे कम सीतामढ़ी और उससे कम जमुई तथा उससे कम सिवान में। पाइन के बारे में बात कर लेते हैं। पाइन क्या है? ये कृत्रिम कच्ची नहर जैसी सिंचाई प्रणाली होती है और ये मौर्यकालीन अत्यंत प्राचीन है। इससे इससे सिंचाई को अपनाने वाले जो प्रमुख जिले हैं उसमें गया, नवादा, जमुई, बांका और भागलपुर है। प्रमुख भाग कहाँ पे इसके? जो एक प्रकार पाइन जो सिंचाई प्रणाली के प्रमुख भाग जो हैं, आहार, ये पाइन का मुहाना होता है। जबकि करहास जो है ये खेतों के समीप सबसे छोटी पाइन की शाखा होती है। आगे बात कर लेते हैं। आगे बिहार की बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में। तो कोशी बहुउद्देशीय परियोजना नेपाल व भारत की संयुक्त परियोजना है। इसके लिए समझौता जो है 1954 में हुआ था। निर्माण कार्य प्रारंभ होता है 1959 में। निर्माण कार्य पूर्ण होता है 1963 में। और कोशी पूर्वी नहर विद्युत गृह की स्थापना 1978 में होती है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई एवं भूमि संरक्षण। परियोजना के चरणों की बात कर लेते हैं। तो प्रथम चरण जो है ये हनुमान नगर नेपाल में यहाँ पे बांध निर्माण पहले चरण में होता है। फिर आपका पूर्वी कोशी नहर जो कि 44 किलोमीटर है, इसका निर्माण होता है। द्वितीय चरण में क्या होता है? द्वितीय चरण में जो है पश्चिमी कोशी नहर का निर्माण किया जाता है। इसकी लंबाई जो है वो 113 किलोमीटर है। आगे बात कर लेते हैं इसमें गंडक बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में। गंडक बहुउद्देशीय परियोजना, तो यह जो है उत्तर प्रदेश, बिहार एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। उत्तर प्रदेश, बिहार एवं नेपाल की। भारत नेपाल समझौता जो होता है वो 1959 में होता है। और योजना आयोग द्वारा परियोजना को मंजूरी कब दी जाती है? 1961 में। और यह जल विद्युत परियोजना की स्थापना पश्चिमी चंपारण जिले में की जाती है। इसके अतिरिक्त पूर्वी गंडक नहर परियोजना की बात कर लेते हैं। तो इससे जो लाभान्वित जिले हैं वो मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूर्वी चंपारण, सारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, समस्तीपुर और सिवान है। इसका अन्य नाम तिरहुत नहर है तथा ये गंडक नदी के समानांतर प्रवाहित होती है। मुख्य पश्चिमी गंडक नहर परियोजना की बात कर लेते हैं। तो इसकी कुल लंबाई लगभग 200 किलोमीटर है और यह 3 भागों में विभाजित है। लाभान्वित जिलों में उत्तर प्रदेश का देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर व महाराजगंज है। जबकि बिहार का सारण, सिवान एवं गोपालगंज तथा नेपाल का भैरवा है। वाल्मीकि नगर जो कि पश्चिमी चंपारण में, वो गंडक नदी पर बांध का निर्माण किया गया। वाल्मीकि नगर में गंडक नदी पर बांध का निर्माण किया गया है। सोन बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में बात करें तो बिहार की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है यह। तथा सोन बैराज या इंद्रापुरी बैराज नामक जलाशय का निर्माण यहाँ पर किया गया। इसे कदमन, इंद्रापुरी को कदमन नाम से भी जानते हैं। विश्व का चौथा सबसे बड़ा बैराज है 1407 मीटर का। इसका निर्माण 1960 में प्रारंभ होता है और यह पूर्ण कब होता है? 1965 में। इससे संबंधित जो नहरें हैं वो पश्चिमी सोन नहर, जिसकी शाखाएं बक्सर, आरा तथा चौसा नहर है। और पूर्वी मतलब हिस्सा है वो सोन नहर है। जल विद्युत केंद्र कौन कौन से हैं? बरून जल विद्युत केंद्र और डेहरी जल विद्युत केंद्र। डेहरी जल विद्युत केंद्र आपका रोहतास में है। बरून जल विद्युत केंद्र 1996 में स्थापित किया गया था और डेहरी जो है ये 1993 में। आगे बात करते हैं बिहार की जलवायु के बारे में। तो बिहार की जलवायु का वर्गीकरण देखते हैं। तो देखिए, यहाँ सामान्यतः जो बिहार की जलवायु है उपोष्ण कटिबंधीय व मानसूनी है। कोपेन के अनुसार सी डब्ल्यू जी अर्थात मध्य तापीय गंगा तुल्य जलवायु है। CWA उत्तरी बिहार की जो जलवायु है, देखिए CWG है आपका पूरा, ठीक है, ये 2 भागों में बटा हुआ है। CWA उत्तरी बिहार की जो जलवायु वो CWA है।
जबकि जो दक्षिणी बिहार की जलवायु है वो CSA है। तो CWA में उत्तरी बिहार में किशनगंज, पश्चिमी चंपारण, जोगबनी, अररिया इत्यादि आते हैं। दक्षिणी बिहार CSA में जो है वो कौन सा आता है, वो पटना, गया, मुंगेर व जहानाबाद इत्यादि आते हैं। बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? ग्रीष्मकालीन तूफान है, दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता है, बंगाल की खाड़ी से समीपता है, हिमालय से निकटता है, तथा दक्षिण बिहार में पठारी व पहाड़ी नुमा उच्चावच हैं। इसके अतिरिक्त काल बैसाखी, पवने इत्यादि इसको प्रभावित करती हैं। बिहार की प्रमुख ऋतुओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो 3 प्रमुख ऋतुएं हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा और शीत ऋतु। बिहार में ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो ये प्रारंभ कब से होता है? तो मध्य मार्च से लेकर मध्य जून तक लू का प्रवाह होता है। इसमें सबसे गर्म स्थान गया है। मानसून के पहले स्थानीय तूफान व ओलावृष्टि पड़ती है। बिहार में वर्षा ऋतु की बात कर लेते हैं तो इसका काल मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक है। सर्वाधिक वर्षा का जो महीना है वो जुलाई और अगस्त है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला आपका किशनगंज आता है। और वर्षा का कारण क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन, तथा और ये आगमन जो है पूर्वी बिहार में 8 जून को, पश्चिमी बिहार में 15 जून तक आता है। न्यूनतम वर्षा वाला जिला आपका अरवल है। बिहार में शीत ऋतु की बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड है वो मध्य अक्टूबर से लेकर फरवरी तक है। और इस समय यहाँ पे पर्वतीय तथा तराई तथा दक्षिणी के पठारी क्षेत्र में पाला पड़ता है। और सर्वाधिक ठंड जो है मध्य दिसंबर से जनवरी तक होती है। शीत ऋतु में वर्षा 5 से 10 सेंटीमीटर तक होती है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में वन या भारत वन स्थित रिपोर्ट के अनुसार जो बिहार में वन स्थित है 2021 के आंकड़ों के अनुसार, उसको यहाँ पर देखेंगे तो बिहार में वनावरण की बात कर लेते हैं। तो देखिए इसमें जो गैर वन क्षेत्र है वो 91.91% है, जबकि खुले वन में 4% है, और अति सघन वन जो है वो 0.35% है। ये कितना है? अति सघन वन 333.42 किलोमीटर स्क्वायर है। गैर वन क्षेत्र यहाँ पे वही चीज यहाँ पे अलग अलग करके बताई गई है। ठीक है। खुले वन जो 4% है वो 3761.54 किलोमीटर स्क्वायर है, जबकि मध्यम सघन वन जो है ये 3.49% है, 3285.83 किलोमीटर स्क्वायर। कुल वनावरण कितना है? कुल वनावरण 4% और 3.49% को जोड़ दीजिए तो ये लगभग आपका 7.84% हो जाता है। 7380.79 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। इसमें खुले वन, मध्यम सघन वन और अति सघन वन, इसको भी आप जोड़ेंगे, ये तीनों को आप जोड़ देंगे तो ये 7.84% आ जाता है। झाड़ियाँ इसमें कितनी हैं? तो 0.25%। ठीक है, 0.25% है। अब बात कर लेते हैं एक सेकंड, न्यूनतम वनावरण परसेंटेज वाले पहले जिले देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये है शेखपुरा जहाँ पर 0.17% है। दूसरे नंबर पे सिवान आता है, तीसरे पे बक्सर आता है, चौथे पे गोपालगंज और पांचवे पे जहानाबाद आता है। जबकि सर्वाधिक वनावरण परसेंटेज वाले जिले कौन से हैं? तो कैमूर 31.56%, दूसरे पे जमुई है, तीसरे पे नवादा है और चौथे पे मुंगेर। यहाँ पे सर्वाधिक वनावरण परसेंटेज है। ठीक है। जबकि क्षेत्र वाइज देखेंगे सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाले जिले में तो कैमूर ही नंबर 1 पे आता है, परसेंटेज में भी और क्षेत्र वाइज भी। दूसरे पे पश्चिमी चंपारण है, तीसरे पे रोहतास है, चौथे पे जमुई है। और न्यूनतम वनावरण वाले क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम कहाँ पे है? शेखपुरा, परसेंटेज के रूप में भी और क्षेत्र के रूप में भी। दूसरे पे अरवल है, तीसरे पे जहानाबाद है और चौथे पे बक्सर आता है। आगे बात करते हैं प्रमुख वन संरक्षण संस्थान की बात कर लेते हैं। तो संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है, चिड़ियाघर सफारी राजगीर में है और विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है भागलपुर में है। राजकीय वन प्रशिक्षण संस्थान आपका गया में है। 2019 की तुलना में सर्वाधिक वनावरण वृद्धि कहाँ पे हुई है? तो बांका में सर्वाधिक हुई है, फिर दूसरे नंबर पे जमुई है, तीसरे नंबर पे गया आता है। ठीक है। 2019 की तुलना में वनावरण की सर्वाधिक हानि कहाँ पे हुई? सबसे अधिक हानि कैमूर में हुई है। देखिए कैमूर में जो है सबसे अधिक वनावरण क्षेत्रफल भी है और परसेंटेज भी है और सर्वाधिक हानि भी यहीं पर हुई है। दूसरे पे सुपौल है, तीसरे पे रोहतास है। बिहार में अति सघन वन वाले जिले कौन से हैं? पश्चिमी चंपारण है नंबर 1 पे, दूसरे पे मुंगेर है, तीसरे पे जमुई है, चौथे पे लखीसराय है। ठीक है। और पांचवें पे रोहतास है। अति सघन वन वाले जिले बिहार में राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव तथा पक्षी अभ्यारण्य की बात करें तो राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो यहाँ पे एक राष्ट्रीय पार्क है वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क, वाल्मीकि बाघ शरणस्थली। ये जो है प्रमंडल 1 और 2 में है, पश्चिमी चंपारण में यह स्थित है। इसके लिए जो अधिसूचना जारी की गई थी वो वर्ष 1990 में। वन्य जीव अभ्यारण्य की बात कर लेते हैं। वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य
ये वाल्मीकि बाघ संरक्षण प्रमंडल 1 और 2 पश्चिमी चंपारण में है। अधिसूचना वर्ष 1978। प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ यहाँ पे 1994 में होता है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य गया में है। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य मुंगेर में है। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण में है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है कैमूर और रोहतास में है। अधिसूचना वर्ष इसका 1979 है। राजगीर पंत वन्यजीव अभ्यारण्य नालंदा में है। विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में है। भागलपुर में गंगा नदी में इसकी जो लंबाई है इस अभ्यारण्य की 60 किलोमीटर है और अधिसूचना 1991 में जारी की गई थी। राजौली वन्यजीव अभ्यारण्य नवादा में है। आगे बात करते हैं पक्षी अभ्यारण्य की बात कर लेते हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं। सलीम अली जुब्बा साहनी पक्षी अभ्यारण्य ये वैशाली के बडैला झील में है। नागी डैम झील अभ्यारण्य ये जमुई में है, लगभग 2 वर्ग किलोमीटर में। इसके अतिरिक्त आपका कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य मिथिला दरभंगा में। नखटी डैम पक्षी अभ्यारण्य जमुई में है। कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य बेगूसराय में है। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। इसके अतिरिक्त जो है कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें तो महावीर जैव विविधता पार्क स्थित है कहाँ पे, जमुई में। राज्य में मुख्यमंत्री छात्र वृक्षारोपण योजना का आरंभ हुआ था 15 अगस्त 2006 को। बिहार पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को। बिहार में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर स्थित है पटना में। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। बिहार में वनोत्पाद आधारित उद्योग की बात करें तो प्लाईवुड निर्माण जो है बेतिया मुजफ्फरपुर पटना और बेतिया में है प्लाईवुड निर्माण। कत्था उद्योग बेतिया से संबंधित है। गत्ता उद्योग समस्तीपुर और दरभंगा से। अब यहाँ पर कुछ प्रमुख प्राकृतिक स्थलों की बात कर लेते हैं। देखिए जैसे पश्चिमी चंपारण ये यहाँ पर वाल्मीकि वन्य प्राणी अभ्यारण्य है। उदयपुर वन्य प्राणी अभ्यारण्य है। वाल्मीकि एवं नंदनगढ़ महोत्सव यहाँ पर होता है। इसके अतिरिक्त वैशाली की बात करें तो यहाँ पे बरैना झील सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य है। और पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान तथा भारत का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला पटना में लगता है। इसके अतिरिक्त कैमूर की बात करें तो यहाँ पे दुर्गावती जलप्रपात दुर्गावती नदी पर बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य है और अनुपम झील भी यहीं पर स्थित है। पटना गया की बात कर लेते हैं तो दशरथ माझी उत्सव लोक उत्सव यहीं पर होता है गया में और गौतम बुद्ध अभ्यारण्य वन्यजीव पार्क यहीं पर है। नवादा की बात करें तो यहाँ पे कक्कोलत जलप्रपात स्थित है। जमुई की बात करें तो यहाँ पे नागी और नकटी बांध पक्षी अभ्यारण्य 2 पक्षी अभ्यारण्य यहाँ पर हैं। और इसके अतिरिक्त आप देखें तो मुंगेर में जो है एक सेकंड मुंगेर में यदि बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है भीमबाद अभ्यारण्य है। ऋषिकुंड सीता कुंड लक्ष्मण कुंड एवं रामेश्वर कुंड है जो कि जलकुंड है यहाँ पर मुंगेर ये गर्म कुंड है गर्म जल कुंड है। भागलपुर में विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में है। कटिहार में देखें तो गोगाबिल झील बिहार का सबसे बड़ा नम भूमि क्षेत्र है वो यहीं पर कटिहार में स्थित है। आगे चलते हैं। आगे बिहार की प्रमुख वनोपज जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो शेमल जो है जिसका अन्य नाम कॉटन ट्री है ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पौधा है। वैज्ञानिक नाम बॉम्बैक्स सेइवा है। इसका लाल रंग का पुष्प होता है और ये पाया कहा जाता है तराई क्षेत्र में। और प्रमुख उत्पाद इसका क्या है लकड़ी व रुई। ठीक है लकड़ी व रुई। शाल का जो वृक्ष होता है इसका नाम अन्य नाम साखू है। वैज्ञानिक नाम शोरिया रोबुस्टा है। इसका प्रमुख उत्पाद क्या है राल या रेशिन धूप बत्ती और औषधि लकड़ी के रूप में। रेलवे लाइन स्लीपर व पानी वाले जहाज आदि का निर्माण जो है वो साल के वृक्षों से या साल की लकड़ी से किया जाता है। इसके अतिरिक्त ये जो है द्विबीजपत्री एवं आर्द्र पर्णपाती वृक्ष है। इसका प्रमुख क्षेत्र कहाँ पे जहाँ पे पाया जाता है पूर्णिया सहरसा अररिया किशनगंज एवं पश्चिमी चंपारण है। टसर की बात कर लेते हैं। टसर ये रेशम का एक प्रकार है और टसर हेतु आदर्श वृक्ष कौन सा होता है अर्जुन वृक्ष होता है। इसका प्रमुख क्षेत्र कहाँ पे जहाँ इसका उत्पादन होता है भागलपुर है। आगे देखते हैं शीशम के बारे में बात करें तो शीशम का वैज्ञानिक नाम डलबर्जिया शीशु है और ये किन क्षेत्रों में पाया जाता है दक्षिण पूर्वी बिहार में। और यह पर्णपाती वृक्ष इसके उत्पाद क्या है लकड़ी पत्तियां एवं जड़ें। तून की बात कर लेते हैं तो तून जो है महोगनी परिवार का वृक्ष है। इसका उत्पाद लकड़ी होता है जो कि फर्नीचर और खिलौने आदि के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। लाख के वृक्ष की बात कर लेते हैं। वैज्ञानिक नाम लेशिफर लक्का है। संस्कृत नाम लाछा से व्युत्पन्न है और उपनाम इसका प्रकृति का वरदान है। सूक्ष्म कीटों द्वारा निर्मित प्रमुख क्षेत्र बिहार झारखंड की सीमा पर ये लाख के वृक्ष होते हैं। लाख की लकड़ियां पाई जाती हैं। लाख हेतु आदर्श वृक्ष लाख नामक कीड़े होते हैं। ये जिन वृक्षों पे होते हैं वो कौन से वृक्ष हैं पलाश बरगद गूलर व कुसुम। बिहार की अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे मतलब बिहार बजट 2022-23 के अनुसार जो सामान्य बजट है मतलब सामान्य तथ्य इसके बारे में पता होना चाहिए उसको देख लेते हैं।
तो एक सेकेंड, तो यहाँ देखते हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद GHDP की। तो देखिए कुल जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है वो कितना है 2021-22 के लिए, वो आपका है ये 6,79,473 है। जबकि 2022-23 के लिए जो अनुमानित है वो कितना है 7,45,310 करोड़ रुपए। ठीक है। जो कुल व्यय है बिहार का वर्ष 2021-22 का कितना रहा है, दो 2,55,473.55 करोड़ रुपए। और 2022-23 के लिए जो अनुमानित है वो 2 लाख, जो कुल व्यय का बजट है वो 2,37,691.19 करोड़ रुपए अनुमानित है। इसके अतिरिक्त कुल प्राप्तियां, तो कुल प्राप्तियां छोड़ दीजिए, राजकोषीय घाटा देख लेते हैं। 2021-22 का जो राजकोषीय घाटा रहा है वो 76,838.07 करोड़ रुपए है। राजकोषीय घाटा 2022-23 से तो जो लक्ष्य है वो कितना है, वो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.47% है, लक्ष्य रखा गया 3.47%। परसेंट याद रखिए आप। राजस्व आधिक की बात कर लेते हैं। तो देखिए 2022-23 के का जो अनुमान है वो कितना है, GHDP अर्थात सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 0.64%। जबकि जो राजस्व घाटा हुआ था आपका 2021-22 में वो कितना था, वो GHDP का 5.48% था। अब जो यहाँ के बजट में जो रुपए आते हैं, सबसे मतलब रुपया कहाँ से मिलता है सरकार को सबसे अधिक, तो इसमें आप देखें केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में 24.38%, राज्य सरकार से जो कर राजस्व मिलता है 17.4%, राज्य का कर भिन्न मतलब टैक्स के अतिरिक्त जो राजस्व आता है 2.58% है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय करों में राज्य का जो अंश है वो है 38.33, मतलब सबसे अधिक पैसा कहाँ से आता है सरकार के पास, राज्य सरकार के पास, तो 38.33% जो है वो केंद्रीय करों में जो राज्य का अंश है उस रूप में आता है। दूसरे स्थान पर जो है, दूसरे नंबर पे केंद्र सरकार से जो सहायता अनुदान मिलता है, तीसरे पे राज्य सरकार का के कर राजस्व है। ठीक है। चौथे पे राज्य का कर भिन्न राजस्व है, नहीं चौथे पे जो है आपका लोक ऋण है, लोक ऋण है। पांचवें पे राज्य का कर भिन्न राजस्व है और फिर ऋणों की वसूली। सबसे अधिक पैसा खर्च कहाँ करते हैं, तो सामाजिक सेवाओं पे सबसे अधिक पैसा होता है, खर्च होता है 40.2%। फिर इसके बाद जो है सामान्य सेवाओं पे 27.82%, फिर आर्थिक सेवाओं पे 25.25%, फिर आपका लोक ऋण पे जाता है 6.17%। इसके बाद ऋण और पेंशन में पेशगियों पर 0.55 और सहायता अनुदान के रूप में 0.01%। ठीक है। ये सारे आंकड़े जो है परसेंट में दिए गए हैं। अब प्रमुख 2022-23 का जो बजट रहा है इसमें प्रमुख विभागवार वार्षिक स्कीम व्यय कितना रहा है रुपए में, देखिए ग्रामीण विकास विभाग को जो उसके योजनाओं के लिए जो है तो बजट का 15.19% यहाँ दिया गया है। शिक्षा विभाग के स्कीमों के लिए 22% दिया गया है, मतलब कुल बजट का 22% यहाँ दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग को बजट का 7.04%, कृषि विभाग का 2.78%, समाज कल्याण विभाग को 8.19%, पथ निर्माण विभाग को 4.42% दिया गया है परसेंट में। अब आगे चलते हैं। ये बहुत ज़्यादा आंकड़ों को याद करने की जरूरत नहीं है, यदि आपको देखना है तो इसको आप पॉज करके यहाँ पर इन आंकड़ों को देख सकते हैं। बिहार में कृषि एवं पशुपालन के बारे में प्रमुख तथ्यों की बात कर लेते हैं। तो फसल सघनता यहाँ पे कितनी है, 144% की है, 144% की फसल सघनता है। सकल शस्य क्षेत्र कितना है, ये 72.97 लाख हेक्टेयर है। कृषि हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी जो ऐप है उसका नाम क्या है, बिहान है। सिंचाई के विकास पर व्यय कितना है, 2,114.87 करोड़ रुपए। खाद्यान्न उत्पादन 2020-21 में कितना रहा है, 17.95 लाख टन रहा है। अब भूमि उपयोग का देख लेते हैं कि किस प्रकार से यहाँ की भूमि का उपयोग है। तो सबसे अधिक भूमि जो है शुद्ध बुआई क्षेत्र में खर्च होती है, मतलब इस्तेमाल होती है 54.2%। इसके बाद आपका कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि कितनी है, 23.1% है। परती भूमि कितनी है, 12.7% है। वन कितने हैं, 6.6। अकृषि भूमि या वर्तमान परती को छोड़ करके, जो ये परती भूमि इसको छोड़ करके 2.9% है। कृषि ऊसर भूमि 0.5% है।
बिहार में जोत प्रतिरूप की देखें तो लघु व सीमांत जोत 97% है। ये 2015-16 के आंकड़े हैं। कुल कृषि क्षेत्र कितना है? 64.6 लाख हेक्टेयर। औसत क्षेत्रफल कितना है? 0.39 हेक्टेयर है। कृषि जलवायु प्रदेश की बात करें तो इसको आप 4 कृषि जलवायु प्रदेशों में जोन में बांटा गया। देखिए 4 कलर में दिखाए गए हैं, तो ये 4 जोन में बांटे गए हैं। ठीक है, तो ये आपका जोन 1 है, जोन 2 है, जोन 3 है, जोन 4 है। तो ये जोन प्रथम की बात कर लेते हैं, उस उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदान की। तो यहाँ औसत वर्षा 1245 मिलीमीटर की है। मुख्य फसलें यहाँ पर चावल, गेहूँ, मक्का, आलू, आम, ईख, लीची है, और यहाँ की मिट्टी है, मृदा जो है वो बलुई दोमट है। तो ये पूरे जो जिले हैं इनको आप देखिएगा, ये उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदान के तहत आते हैं। इसके बाद आपका दूसरा जो है जोन, ये वाला उत्तर पूर्वी जलोढ़ मैदान। यहाँ औसत वर्षा 1450 मिलीमीटर की है। मुख्य फसलें कौन सी हैं? मक्का, जूट, अनार। मृदा कौन सी है? हल्की अम्लीय बलुई से बलुई से सिल्ट युक्त दोमट मिट्टी यहाँ पाई जाती है। वहीं तीसरा जोन ये वाला आप देखिए, दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान के। यहाँ औसत वर्षा 1115 मिलीमीटर की है। मुख्य फसलें कौन सी हैं? मुख्य फसल आपकी चावल, आलू, गेहूं, आम, अमरूद। मृदा यहाँ की बलुई एवं जलोढ़ दोमट मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, तो सबसे अधिक आप देखेंगे तो कहाँ पर है? औसत वर्षा 1245 मिलीमीटर, नहीं, यहाँ उत्तर पूर्वी जलोढ़ मैदान में औसत वर्षा 1450 मिलीमीटर है। ठीक है, यहाँ 3 भागों में ही यहाँ बताया गया है। आगे चलते हैं, बिहार में फसल प्रतिरूप की बात कर लेते हैं। तो जो फसल होती है उसका 87.6% अनाज के रूप में है, दलहन के रूप में 6.6% है, ईख के रूप में गन्ने 3.3 है, तिलहन 1.7 है, और रेशेदार फसलें 0.8% है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें तो सर्वाधिक सघन फसल सघनता कहाँ पे? शिवहर में। न्यूनतम फसल सघनता गया में है। सर्वाधिक निवल बुआई क्षेत्र बक्सर पहले नंबर पर, भोजपुर दूसरे पे है। बिहार में दुग्ध उत्पादन सबसे अधिक गाय से होता है 62.6%, और भैंस से 35.2%। बिहार की प्रमुख फसलों की बात कर लेते हैं तो इसमें सबसे पहले चावल की बात कर लेते हैं। चावल की, तो चावल बिहार की प्रमुख खरीफ फसल है और सर्वाधिक क्षेत्रफल इसका उत्पादन किया जाता है। उत्पादन में जो है अग्रणी जिले कौन से हैं? रोहतास नंबर 1 पे, दूसरे पे औरंगाबाद, तीसरे पे पश्चिमी चंपारण है। और राज्य की औसत उत्पादकता कितनी है? 2447 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। धान की फसल के जो यहाँ पे नाम है अगहनी, गरमा और भदही। चावल की न्यूनतम उत्पादकता कहाँ पर है? वो है आपकी मधुबनी में। उत्पादकता में जो अग्रणी जिले हैं उसमें नंबर 1 पे पश्चिमी चंपारण है, दूसरे पे आपका रोहतास है, तीसरे पे औरंगाबाद है। इन्हीं का क्रम बदल जाता है। इसके अतिरिक्त गेहूं की बात कर लेते हैं तो राज्य में उत्पादकता कितनी है? 2985 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। उत्पादकता में अग्रणी जिले कौन से हैं? उत्पादकता की है, प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है। बेगूसराय नंबर 1 पे, दूसरे पे सारण है, तीसरे पे रोहतास है। उत्पादन में यदि बात करेंगे तो रोहतास नंबर 1 पे है, मुजफ्फरपुर दूसरे पे है, भोजपुर तीसरे पे है। सकल बुआई क्षेत्र जो है वो कुल खेती के 27.45% भाग पर इसकी खेती की जाती है। सर्वाधिक अनुकूल क्षेत्र जो है वो कौन सा है? बागमती नदी की तराई उत्तरी बिहार में। ये बिहार की गेहूं जो है बिहार की दूसरी प्रमुख फसल है। आगे चलते हैं, मक्का की बात कर लेते हैं। तो राज्य की औसत उत्पादकता 5229 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। उत्पादन में अग्रणी जिले कौन से हैं? कटिहार नंबर 1 पे, दूसरे पूर्णिया, तीसरे बेगूसराय। यदि उत्पादकता प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे तो अररिया नंबर 1 पे है, दूसरे पूर्णिया, तीसरे पे कटिहार है। इसका बुआई क्षेत्र कहाँ पे कितना है? क्षेत्र कितने क्षेत्र में उगाया जाता है? तो सकल बुआई क्षेत्र जो है 8.85% है। ये रबी एवं खरीफ में इसकी कृषि की जाती है। ठीक है, तो मक्का जो है रबी और खरीफ दोनों से संबंधित है। अनुकूल परिस्थिति क्या है? आर्द्र जलवायु, बलुई दोमट मिट्टी। मक्का उत्पादन में बिहार का जो है देश में 5वां स्थान है। ठीक है, देश में 5वां स्थान है इसका। ईख की बात कर लेते हैं। औसत उत्पादकता, ये बिहार की प्रमुख नकदी फसल है। औसत उत्पादकता 54,766 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। सर्वाधिक उत्पादन पश्चिमी चंपारण, दूसरे पे गोपालगंज, तीसरे पे पूर्वी चंपारण है। अनुकूल परिस्थितियां इसके लिए क्या है? अधिक वर्षा, दोमट मिट्टी, और तापमान कितना चाहिए? 26 डिग्री सेंटीग्रेड। कुल गन्ना उत्पादन कितना है? 108.55 लाख टन। प्रोत्साहन हेतु योजना मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम। दलहन की बात कर लेते हैं तो दलहन में जो प्रमुख फसलें हैं वो अरहर, मूंग, चना, खेसारी, मटर, उड़द, मंसूर तथा कुत्थी है। सर्वाधिक उत्पादन आपका कहाँ होता है? पटना में, दूसरे नंबर पर नालंदा, तीसरे पर औरंगाबाद है। वहीं पर
औसत उत्पादकता कितनी है? 843 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। सर्वाधिक उत्पादकता प्रोडक्टिविटी कहाँ पे है? जहानाबाद में है। बागवानी फसलों की बात करें तो इसमें जो प्रमुख बागवानी किस्में हैं, इसमें आपकी देखिए, ये लीची की बातें की गई। शाही लीची है, नहीं, जो प्रमुख बागवानी फसलों में शाही लीची मुजफ्फरपुर में, जर्दालू आम भागलपुर, दीघा मालदा ये पटना में। सर्वाधिक क्षेत्रफल की बागवानी वाला फल जो है वो आम है। कुछ प्रमुख संस्थान की बात कर लेते हैं। तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है? सबौर में। ये केले हेतु टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला यहाँ पर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय ये पूसा में है, मशरूम की खेती के लिए। सर्वाधिक उत्पादन केला का होता है यहाँ पर। और मखाना उत्पादन में देश में प्रथम स्थान बिहार का है। जूट की बात कर लेते हैं। बिहार की दूसरी प्रमुख नकदी फसल है ये। औसत उत्पादकता 2620 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। अनुकूल परिस्थिति की बात करें तो जलोढ़ मृदा और अधिक वर्षा। फल एवं शीर्ष उत्पादक जिले कौन से हैं? आम का शीर्ष उत्पादक जिला दरभंगा, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर। इसके अतिरिक्त अमरूद में नालंदा नंबर 1 पे है, दूसरे पे मुजफ्फरपुर, तीसरे पे रोहतास है। लीची में मुजफ्फरपुर नंबर 1 पर है। केला में मधुबनी नंबर 1 पे, वैशाली दूसरे पे, मुजफ्फरपुर तीसरे पे है। तो मुजफ्फरपुर एक तरह से फल के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे केला भी होता है, लीची भी होता है, अमरूद भी है और आम भी है। ठीक है। सब्जी उत्पादक शीर्ष जिले कौन से? आलू के लिए पटना नंबर 1 पे, दूसरे पे नालंदा, तीसरे पे समस्तीपुर है। प्याज के लिए देखें तो नालंदा नंबर 1 पे, दूसरा पश्चिमी चंपारण है, तीसरे पे पटना है। गोभी में देखें तो वैशाली नंबर 1 पे, कटिहार दूसरे पे है, नालंदा तीसरे पे है। टमाटर में देखेंगे तो वैशाली नंबर 1 पे, पटना दूसरे पे, नालंदा तीसरे पे है। और बैगन में आप देखेंगे तो नालंदा 1 पर है, दूसरे पे पटना, तीसरे पे बेगूसराय। इस प्रकार से ये पटना, नालंदा, बेगूसराय ये जो है वैशाली, ये आपके सब्जी उत्पादक जिले हैं। बिहार एवं पशुधन एवं पोल्ट्री की बात कर लेते हैं तो देखिए, यहाँ पर गाय और बैल कितने? 154 लाख। भैंस या भैंसा 77.2 लाख। बकरा बकरी 128.2 लाख। शुअर 3.4 लाख। भेड़ जो है 2.1 लाख। घोड़ा घोड़ी 0.3 लाख। अन्य 0.1 लाख। कुल पोल्ट्री पक्षी कितने हैं? 165.3 लाख। आगे बात कर लेते हैं बिहार में पशुधन और मत्स्य पालन की उत्पादन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दुग्ध कितना उत्पादन होता है? 115.01 लाख टन। मछली 6.83 लाख टन। मांस 3.85 लाख टन। ऊन 1.7 लाख किलोग्राम। अंडे 301.32 करोड़ होते हैं। ठीक है। बिहार में दुग्ध उत्पादन के रुझान आप देखें तो लगातार यहाँ पर बढ़ता रहा है। ठीक है। एक सेकेंड। यहाँ पर शीर्ष दुग्ध उत्पादक जो जिले हैं 2020-21 के अनुसार, गाय का दूध यहाँ पर जो होता है 62.6, कुल दूध का 62.6% गाय का दूध है और 35.2% भैंस का दूध है। गाय के दूध में जो उत्पादन करता है, समस्तीपुर नंबर 1 पर है, बेगूसराय दूसरे पे, पटना तीसरे पे है। वहीं भैंस के दूध के उत्पादन में मधुबनी नंबर 1 पे, सीतामढ़ी दूसरे पे, पूर्वी चंपारण तीसरे पे है। आगे तक चलते हैं, मत्स्य पालन की बात कर लेते हैं। शीर्ष उत्पादक जिले कौन से हैं मत्स्य पालन में मछलियों के? तो मधुबनी नंबर 1 पे, दरभंगा दूसरे पे, तीसरे पे पूर्वी चंपारण है। इसके लिए मत्स्य पालन की जो प्रमुख योजनाएं हैं वो कौन सी हैं? नदी मत्स्य पालन या रिवर रैचिंग कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मछली फसल बीमा योजना। कुल उत्पादन कितना है? 6.83 लाख टन है। और वृद्धि दर कितनी है? 7% है। 7% वार्षिक वृद्धि दर है। बिहार में उर्वरक खपत की बात करें तो कुल खपत कितनी है? 207.6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। ठीक है। सर्वाधिक खपत यूरिया की कहाँ पे है? रोहतास, पूर्णिया और पूर्वी चंपारण। रोहतास नंबर 1 पे, पूर्णिया दूसरे पे, पूर्वी चंपारण तीसरे पे है। एनपीके उर्वरक, एनपीके उर्वरक जो है कुल खपत का 18.3 लाख टन है। ठीक है। सर्वाधिक जो इसका सर्वाधिक जो इस्तेमाल होता है पूर्णिया में और न्यूनतम शिवहर में। आगे बात करते हैं बागवानी विकास संबंधी कुछ पहलों की। तो समेकित बागवानी विकास मिशन 23 जिलों में चलाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री बागवानी विकास योजना 15 जिले में। सब्जियों हेतु उत्कृष्ट केंद्र जो है वो चंडी है। बिहार के प्रमुख खनिज संसाधन की बात कर लेते हैं। तो बिहार में खनिज, इसे समझ प्रमुख तथ्यों की, बिहार में खनिज की बात करें तो खनिजों से राजस्व, राज्य सरकार का राजस्व संग्रहण कितना है 2020-21 के अनुसार? 1708.9 करोड़ रुपए। प्रमुख स्रोत कौन से हैं इसके? तो आर्कियन युगीन चट्टानें दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में,
विंध्यन समूह की चट्टानें दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में। देश में सर्वाधिक स्वर्ण भंडार जो है वो बिहार में है 44%। सर्वाधिक राजस्वदायी खनिज कौन सा है? बालू है यहाँ का। प्रमुख खनिजों की बात कर लेते हैं। पाइराइट, इसका अन्य नाम मूर्खों का सोना है। देश में बिहार का प्रथम स्थान है पाइराइट के उत्पादन में। 94% भंडार यहीं पे है। प्रमुख जिला कौन सा है इससे संबंधित? रोहतास है। प्रमुख तत्व इसमें कौन सा पाया जाता है? गंधक 40%। संबंधित उद्योग कौन सा है? लौह पाइराइट कारखाना एवं पाइराइट फास्फेट एंड केमिकल्स लिमिटेड रोहतास के अमझौर में स्थित है। अभ्रक की बात करें, ये उच्च कोट का अभ्रक यहाँ मिलता है। विद्युत तथा ताप का कुचालक होता है ये। बिहार में भंडार कहाँ पे मिलता है? नवादा जिले में। उत्पादन में भारत में बिहार का अभ्रक उत्पादन में चौथा स्थान है। इसके अतिरिक्त चीनी मिट्टी की बात कर लेते हैं तो प्रमुख तत्व इसमें एल्युमिनियम सिलिकेट होता है। बिहार में भंडार कहाँ पे? मुंगेर, बांका, पूर्णिया एवं भागलपुर जिले में। अग्नि प्रतिरोधक खनिज ये होता है। इसका उपयोग बर्तन, उर्वरक, औषधि, सौंदर्य प्रसाधन, सेरेमिक एवं विद्युत प्रतिरोधी उपकरणों के निर्माण में होता है। चूना पत्थर की बात करें तो बिहार में इसका भंडार विंध्यन शैल समूह वाले कैमूर, मुंगेर एवं रोहतास जिलों में है। सर्वाधिक भंडार एवं खाने रोहतास जिले में। इसका उपयोग सीमेंट, लौह इस्पात उद्योग एवं चीनी उद्योग में किया जाता है। कुछ प्रमुख खनिजों की बात कर लेते हैं उससे संबंधित जिलों की। तो माइका से संबंधित जिला नवादा है। बॉक्साइट मुंगेर एवं रोहतास। फायर क्ले भागलपुर और पूर्णिया। कोयला से राजमहल कोलफील्ड। क्वार्टज या सिल्का सैंड ये भागलपुर, जमुई और मुंगेर एवं नालंदा में। आगे बात कर लेते हैं सोरा के बारे में, सोरा खनिज के बारे में। ये इसका संगठक क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट व सोडियम। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इसका निर्यात प्रारंभ किया गया था। इसका उपयोग विस्फोटक पदार्थ एवं उर्वरकों के निर्माण में होता है। प्रमुख क्षेत्र बेगूसराय, समस्तीपुर, गया, मुंगेर, दरभंगा, सारण, भोजपुर, पूर्वी चंपारण एवं मुजफ्फरपुर। इसके अतिरिक्त फेल्सपार, इसका उपयोग जो है आपका विद्युत रोधी उपकरण एवं कृत्रिम दांत के निर्माण में। प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? मुंगेर, जमुई, गया जिले। मुंगेर, जमुई और गया जिले। बेरिलियम की बात कर लेते हैं। इसका उपयोग मिश्र धातुओं के निर्माण में होता है। प्रमुख क्षेत्र गया जिला है और ये आग्नेय चट्टानों में उपस्थित होते हैं। लौह अयस्क की बात कर लेते हैं तो इसका जो प्रमुख ओर है, अयस्क है, वो मैग्नेटाइट है जो कि गया और जमुई में पाया जाता है। और दूसरा जो हेमेटाइट अयस्क है ये भागलपुर में पाया जाता है। क्वार्टजाइट की बात कर लेते हैं। प्रमुख क्षेत्र इसके लिए कौन सा है? लखीसराय, मुंगेर और नालंदा। आगे बात कर लेते हैं स्वर्ण अयस्क की बात कर लेते हैं। कुल भंडार यहाँ पे कितना अनुमानित है? 222.885 मिलियन टन। देश के कुल भंडार का 44%। सर्वाधिक भंडार क्षेत्र जो है जमुई जिला का सोनो क्षेत्र है। प्रमुख क्षेत्र इसके लिए जमुई जिला है। ग्रेनाइट की बात कर लेते हैं तो मुख्य प्रमुख अवयव जो है इसका क्वार्टज और फेल्सपार है। अग्नेय शैल से प्राप्त होता है। प्रमुख क्षेत्र इसके भागलपुर, गया, जमुई, जहानाबाद है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें स्थित थी पटना में। देश का सबसे बड़ा पाइराइट उत्पादक राज्य बिहार है। बिहार में लेड एवं जिंक पाए जाते हैं बांका और रोहतास जिले में। देश के कुल खनिज का कितना प्रतिशत बिहार में मिलता है? तो कुल खनिज का 3% बिहार में मिलता है। आगे बात कर लेते हैं बिहार में प्राप्त प्रमुख खनिजों के बारे में। तो देखिए आपका रोहतास से पाइराइट, सीसा, जिंक, बॉक्साइट और चूना पत्थर मिलता है। कैमूर में या भभुआ से चूना पत्थर, टाइटेनियम, वेनेडियम और गैलियम मिलता है। इसके अतिरिक्त जहानाबाद से क्रोमाइट, गया से फेल्सपर, मैग्नेटाइट और लौह अयस्क मिलते हैं। नालंदा से आपका क्वार्टजाइट, नवादा से अभ्रक, लखीसराय से क्वार्टजाइट मिलता है। जमुई से आपका जो है क्वार्टजाइट, सिल्का बालू, सोना, मैग्नेटाइट और लौह अयस्क मिलता है। बांका से सीसा और जिंक मिलता है। इसी प्रकार से मुंगेर से देखेंगे तो मुंगेर से चूना पत्थर, क्वार्टजाइट और बॉक्साइट, इसके अतिरिक्त क्वार्टाइज और सिल्का बालू भी मिलता है। भागलपुर से क्वार्टाइज और सिल्का बालू मिलता है। और भागलपुर से चाइनोक्लो मिलता है, चाइना क्लो मिलता है। और भागलपुर से ही हेमेटाइट, लौह अयस्क, कोयला भी मिलता है। जो लक्ष्मीपुर ब्लॉक के राजमहल कोलफील्ड है वो कहाँ पे? भागलपुर में है। फायर क्ले कहाँ से मिलता है? पूर्णिया से। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं बिहार में परिवहन के बारे में बात कर लेते हैं। बिहार में परिवहन के बारे में तो देखिए बिहार में पक्की सड़कें 1.64 लाख किलोमीटर है। देश में 10वां स्थान है। सड़कों की कुल लंबाई जो है 2.91 लाख किलोमीटर है। देश में इस मामले में 8वां स्थान है। पथ घनत्व जो है वर्ष 2018 के आंकड़ों के अनुसार 3086 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर है। देश में तीसरा स्थान है इसका। इसके अतिरिक्त स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत जो जिले आते हैं इसमें, यहाँ बिहार के कैमूर, सासाराम, औरंगाबाद व गया, 4 जिले हैं, कैमूर, सासाराम, औरंगाबाद व गया। लंबाई नेशनल हाईवे की 5947.84 किलोमीटर, स्टेट हाईवे 3713.97 किलोमीटर, मुख्य जिला पथ 15,272.60 किलोमीटर। बिहार में नेशनल हाईवे नेटवर्क की बात कर लेते हैं। नेशनल हाईवे नेटवर्क की तो देखिए
कुल लंबाई कितनी है? 5,947.84 किलोमीटर। विगत 5 वर्षों में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पे हुई है? 2016 से 2021 के बीच में समस्तीपुर नंबर 1 पे, दूसरे पटना, तीसरे पे पश्चिमी पूर्वी चंपारण है। सर्वाधिक लंबाई वाले जिले जहाँ पे नेशनल हाईवे हैं, तो पटना नंबर 1 पे है, मधुबनी दूसरे पे है, मुजफ्फरपुर तीसरे पे है। नेशनल हाईवे के घनत्व कितना है यहाँ पर? 58 किलोमीटर प्रति 1,000 वर्ग किलोमीटर, देश में तीसरा स्थान है। देश के कुल नेशनल हाईवेज की लंबाई का जो है 4% वो बिहार में है। सबसे लंबा राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग NH31 है, NH31 है। और विगत 5 वर्षों में यहाँ पे वृद्धि कितनी हुई? 2016 से 21 में 1326 किलोमीटर। राज्य में न्यूनतम लंबाई कहाँ पर है? शिवहर में, नंबर 1 शिवहर, दूसरे पे शेखपुरा, तीसरे पर लखीसराय है। राज्य हाईवे नेटवर्क की बात करें तो सर्वाधिक लंबे नेटवर्क वाले जिले कौन से हैं? तो नंबर 1 पे पटना, दूसरे पे गया, तीसरे पे दरभंगा है। कुल लंबाई 3,713.97 किलोमीटर है। ग्रामीण पथ की बात कर लेते हैं तो कुल लंबाई कितनी है? 1,02,306 किलोमीटर। सर्वाधिक लंबाई ग्रामीण पथ की मधुबनी नंबर 1 पे, मुजफ्फरपुर दूसरे पे, पश्चिमी पूर्वी चंपारण तीसरे पे है। मुख्य जिला पथ नेटवर्क की बात कर लेते हैं तो कुल लंबाई 15,272.60 किलोमीटर है। इसमें सर्वाधिक जिला पथ नेटवर्क की लंबाई नंबर 1 पे पटना, दूसरे पे गया, तीसरे पे दरभंगा है। और 2015 से 2020 के मध्य जो विस्तार हुआ है सबसे अधिक कितना हुआ है? 4,219 किलोमीटर। इसमें सबसे अधिक पटना में, दूसरे पे जमुई, तीसरे पे औरंगाबाद आता है। भारत नेपाल सीमा पथ परियोजना में सम्मिलित जो बिहार ये 564 किलोमीटर की सड़क है। बिहार के जो 7 जिले हैं वो कौन से हैं? पश्चिमी चंपारण, इसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज है। कुल बिहार में कच्ची सड़कों की लंबाई कितनी है? 18,197 किलोमीटर। सर्वाधिक लंबाई कच्ची सड़कों की कहाँ पे? अररिया नंबर 1 पे, सहरसा दूसरे पे, सीतामढ़ी तीसरे पे है। बिहार में रेलवे नेटवर्क की बात कर लेते हैं तो बिहार में रेलवे मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 3,794 किलोमीटर। रेल नेटवर्क की दृष्टि से भारत में इसका स्थान 9वां है, 5.6%। पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर में है। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2002 को हुई थी। रोरो सेवा, रोल ऑन रोल ऑफ, ये बिरहटा व तुर्की रेलवे स्टेशन के मध्य दीघा गंगा रेल पुल हेतु इसको निर्मित किया गया है। इसके अतिरिक्त बिहार की प्रथम रेलवे लाइन जो है वो मुगल सराय हावड़ा रेलवे लाइन ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी के द्वारा निर्मित की गई थी। भारत में 3 लाइनों वाला सबसे लंबा पुल जो है वो सोन नगर से डेहरी ऑन सोन के बीच नेहरू सेतु है, जो कि सोन नदी पर है। पूर्वी डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के अंतर्गत जो जिले आते हैं वो 4 जिले हैं: कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया। रेलवे जोन की बात कर लेते हैं तो देखिए, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे, बिहार में स्थित रेलवे जोन कौन से हैं? उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे है, पूर्व मध्य रेलवे है, दक्षिण पूर्वी रेलवे है, पूर्वोत्तर रेलवे और पूर्वी रेलवे है। रेल मंडल की बात करें तो यहाँ पे दानापुर मंडल पूर्व मध्य रेलवे का है, कटिहार मंडल उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे के तहत आता है, समस्तीपुर मंडल पूर्व मध्य रेलवे के तहत आता है, सोनपुर मंडल ये भी पूर्व मध्य रेलवे के तहत आता है। आगे बात करते हैं रेलवे संबंधी कारखाने व वर्कशॉप के बारे में। तो देखिए, एशिया की सबसे बड़ी व सबसे पुरानी रेलवे वर्कशॉप कहाँ पे है? मुंगेर के जमालपुर में। उन्नत पहिया कारखाना कहाँ पे? सारण के बेला में। डिब्बा अनुरक्षण कार्यशाला नालंदा के हरनौत में। डीजल इंजन कारखाना सारण के मढ़ौरा में। इसकी स्थापना जो है आपकी, जो एशिया की सबसे बड़ी रेलवे पुरानी या सबसे बड़ी व सबसे पुरानी रेलवे वर्कशॉप की स्थापना 1862 में हुई थी। ठीक है, ठीक है। नहीं, एक सेकंड, बिहार में रेल कारखाने जो हैं, विद्युत इंजन कारखाना मधेपुरा में है। आगे बात कर लेते हैं जल परिवहन के बारे में। तो बिहार में जल परिवहन, देखिए, बिहार की प्रमुख नौगम्य नदियां कौन सी? घाघरा, कोसी, गंडक एवं सोन। केंद्रीय जलमार्ग प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पे है? पटना में है। राष्ट्रीय पोस्ट संस्थान पटना के महेंद्रू घाट में। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 से संबंधित कौन सा है? बिहार से प्रवाह। पटना में स्थायी टर्मिनल है, भागलपुर में फ्लोटिंग टर्मिनल है, कार्गो कॉम्प्लेक्स गुलाबी घाट, ये सभी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 से संबंधित हैं। अन्य जलमार्ग बरारी घाट भागलपुर हेतु स्टीमर सेवा है यहाँ पर। मोकाम बरौनी के मोकामा, यहाँ पर भी स्टीमर सेवा है, यहाँ पर भी स्टीमर सेवा है। बिहार में वायु परिवहन की बात कर लेते हैं तो देखिए, उड़ान के अंतर्गत, एक सेकेंड, कृषि उड़ान 2.0 के अंतर्गत जिले कौन से हैं? दरभंगा और गया। उड्डयन क्लब एवं ग्लाइडिंग क्लब पटना में है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों वाले प्रमुख हवाई अड्डे कौन से हैं? जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना और गया हवाई अड्डा पटना। बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी कितनी है? 300 करोड़ रुपए की। उड़ान 2 के अंतर्गत जो जिला है वो कौन सा है? दरभंगा।
बिहार के प्रमुख हवाई अड्डों की बात कर लेते हैं तो देखिए कौन कौन से हैं। मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा, रक्सौल हवाई अड्डा, चूनापुर हवाई अड्डा, जोगबनी हवाई अड्डा जोगबनी में, दरभंगा हवाई अड्डा दरभंगा में है, गया हवाई अड्डा गया में है, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में है। संचार की बात कर लेते हैं। बिहार में डाक नेटवर्क तो शहरी डाकघर कितने हैं 486 5.3%। कुल डाकघर कितने हैं 9 पॉइंट मतलब 9.1 हजार, जिसमें शहरी डाकघर 486 हैं। ग्रामीण डाकघर कितने हैं 8,609। कुल डाकघर का 94.7% ग्रामीण क्षेत्रों में है। इंडिया पोस्ट भुगतान बैंक के खाते खोलने में प्रथम स्थान किसका है, बिहार का है। संपूर्ण देश के डाक नेटवर्क में बिहार का हिस्सा कितना है 5.8%। और कुल पत्र पेटियां यहाँ पे 17,700 हैं, संपूर्ण देश का 4% है। दूरसंचार नेटवर्क की बात कर लेते हैं। देखिए ये बहुत आंकड़े, राष्ट्रीय दूरभाष घनत्व कितना है 86.89, दूरभाष घनत्व यहाँ कितना है 53.69 व्यक्ति प्रति 100 व्यक्ति पे। सर्वाधिक दूरसंचार घनत्व वाले राज्य कौन से हैं, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, केरल। बिहार में इंटरनेट की बात कर लेते हैं तो संख्या कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ वृद्धि वाला देख लीजिए, 2015 से 2021 की अवधि में शहरी क्षेत्रों की ग्राहक संख्या में वृद्धि कितनी है 171% हुई है। बिहार में ऊर्जा संसाधन की बात कर लेते हैं तो बिहार में विद्युत उत्पादन, कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है 6,422 मेगावाट। बिजली की प्रति व्यक्ति खपत कितनी है 350 किलोवाट आवर है। सर्वाधिक बिजली की खपत वाले जिले पटना नंबर 1 पे, गया दूसरे पे, मुजफ्फरपुर तीसरे पे। न्यूनतम बिजली की खपत वाले जिले शिवहर पहले पे है, अरवल दूसरे पे, शेखपुरा तीसरे पे है। बिजली की अनुमानित चरण मांग, इसको छोड़ दीजिए, इन दोनों को छोड़ दीजिए। आगे बात करते हैं बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की बात कर लेते हैं। नवंबर 2012 में इसका विभाजन होता है। इसकी स्थापना अप्रैल 1958 को हुई थी, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की। ठीक है, विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1948 के तहत इसका विभाजन नवंबर 2012 में होता है 5 कंपनियों में। ठीक है, 5 कंपनियां कौन सी हैं, बिहार राज्य होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, और आपका उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, बिहार राज्य विद्युत वितरण संचरण कंपनी लिमिटेड, बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को देखें तो बिहार में भारतीय आणविक विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा आणविक विद्युत संयंत्र की स्थापना की जा रही है नवादा के रजौली में। विद्युत क्षेत्र के कार्यक्रमों की बात कर लेते हैं कौन कौन से हैं। विशेष योजना पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध परियोजना, बिहार स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग, आवासीय छत आधारित सौर परियोजना। इसके अतिरिक्त दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, समेकित विद्युत विकास योजना, तत्काल आंकड़ा अधिग्रहण प्रणाली। विद्युत उत्पादन क्षमता की बात करें तो राज्य सरकार की विद्युत उत्पादन इकाइयाँ कौन सी हैं। बरौनी ताप विद्युत केंद्र है, ये बेगूसराय में है। ठीक है, एनटीपीसी का है, 2018 में अधिग्रहण किया गया था। कांटी विद्युत उत्पादन केंद्र, ये भी एनटीपीसी का है, मुजफ्फरपुर में है। निर्माणाधीन इकाइयाँ कौन सी हैं, नवी नगर संयंत्र, बक्सर विद्युत परियोजना, अति विशाल विद्युत परियोजना बांका, बाढ़ ताप विद्युत संयंत्र प्रथम चरण की स्थापना की जा रही है। अन्य प्रमुख तथ्यों की बात करें तो ब्रेडा संबंधित है किससे, ये नवीकरणीय ऊर्जा से। डगमारा जल विद्युत परियोजना प्रस्तावित है सुपौल जिला में कोसी नदी पर। ठीक है, कुछ अन्य चीज़ों की बात करते हैं। बूढ़ी गंडक और महानंदा नदी बेसिन परियोजनाओं के स्थान और क्षमता। देखिए गंडक नदी बेसिन, ये आपका इस पर बेतिया जल विद्युत परियोजना है, बगहा जल विद्युत परियोजना है, बस इतना याद रखिए। बूढ़ी गंडक नदी बेसिन पे में जो है रघुनाथपुर जल विद्युत परियोजना और बारा गोविंद जल विद्युत परियोजना। महानदी बेसिन पे बसंतपुर लघु जल विद्युत परियोजना, सोनपुर लघु जल विद्युत परियोजना, दालखोला जल विद्युत परियोजना और रूपाधर जल विद्युत परियोजना। आगे चलते हैं जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में। तो बिहार में जल विद्युत से संबंधित जो प्रमुख परियोजनाएं हैं, कुल 13 लघु जल विद्युत परियोजनाएं हैं। कौन कौन सी देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए कोसी जल विद्युत केंद्र, ये बीरपुर के कटैया में है। पूर्वी गंडक नहर जल विद्युत परियोजना पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में। सोन पश्चिमी लिंक नहर जल विद्युत परियोजना, ये रोहतास में है। सोन पूर्वी लिंक नहर जल विद्युत परियोजना, ये औरंगाबाद के बारून में है। अगनूर जल विद्युत परियोजना अरवल जिला में है। ढेला बाग जल विद्युत परियोजना, ये रोहतास में है। इसके अतिरिक्त आप देखें अरवल जल विद्युत परियोजना अरवल में है, तथा त्रिवेणी लिंक नहर जल विद्युत परियोजना पश्चिमी चंपारण में। नासिरगंज जल विद्युत परियोजना रोहतास में। सेबारी जल विद्युत परियोजना रोहतास में। जयनगर जल विद्युत परियोजना रोहतास में है। सिरखिंडा जल विद्युत परियोजना
रोहतास में। बेलसार जल विद्युत परियोजना अरवल में है। निर्माणाधीन लघु जल विद्युत परियोजनाओं की बात करें तो ये आपका रोहतास का अमेठी, औरंगाबाद में तेजपुरा, रोहतास में पहरमा, पश्चिमी चंपारण में बड़वल, रोहतास में रामपुर, रोहतास में नटवार और औरंगाबाद में सिपहा है। अरवल में बलिदार है, औरंगाबाद में देहरा, पश्चिमी चंपारण में मठौली और सुपौल में राजपुर। ये निर्माणाधीन लघु जल विद्युत परियोजनाएं हैं। बिहार में उद्योगों की बात कर लेते हैं, चीनी उद्योग की बात करते हैं। सबसे पहले बिहार में चीनी मिलों की संख्या वर्तमान में 11 है, 10 इसमें से चालू हैं। प्रथम चीनी मिल की स्थापना का प्रयास डच कंपनी द्वारा बेतिया जिला में 1840 में किया गया था। प्रथम सफल चीनी मिल की स्थापना 1904 में सारण के मरहोरा में हुआ था। कुल चीनी मिलें जो हैं आपकी बगहा, हरिनगर, नरकटियागंज, मझौलिया, शासामुसा, गोपालगंज, सिंधवलिया, हसनपुर, रीगा, लौरिया और सुगौली हैं। बिहार की सबसे बड़ी चीनी मिल कौन सी है? उत्पादन के हिसाब से हरिनगर है। चाय उत्पादन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर दार्जिलिंग के समान की जलवायु का लाभ किस जिले को मिलता है? किशनगंज को मिलता है। संभावनाशील जो जिले हैं इसके उत्पादन के लिए पूर्णिया, कटिहार व अररिया टी बोर्ड के अनुसार। तंबाकू उद्योग की बात कर लेते हैं तो देखिए बिहार की सबसे पुरानी तंबाकू विनिर्माण इकाई कौन सी है? मुंगेर है। इसके प्रमुख क्षेत्र कौन से तंबाकू उद्योग के? बेगूसराय, आरा, बक्सर, दरभंगा, बिहार शरीफ और जमुई है। इसके अतिरिक्त डेयरी उद्योग की बात करें तो संचालनकर्ता इसका डेयरी उद्योग कौन है? बिहार राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक महासंघ, कॉम्फेड, COMFED। इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। सर्वाधिक संग्रहण कहाँ से होता है? तो देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दुग्ध संघ, बरौनी से। इसके अतिरिक्त देखिए दैनिक दुग्ध संग्रहण कितना 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार? ये है कितना? 1459.77 हजार किलोग्राम। जूट उद्योग की बात कर लेते हैं। कच्चा माल इसका कौन सा होता है? पटसन होता है। प्रमुख क्षेत्र इसके लिए कौन सा है? पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार। जूट पार्क कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? पूर्णिया जिले के मरंगा में। मरंगा वर्तमान जूट कारखाने पूर्णिया, दरभंगा और कटिहार में है। आगे चलते हैं, अगला रेशम उद्योग को देखते हैं तो इसके लिए उपयुक्त वृक्ष कौन सा है? अर्जुन व आसन वृक्ष। ठीक है। यहाँ पर रेशम की जो किस्में होती हैं वो मलबरी, टसर और इरी जो रेशम की किस्में हैं। इरी को अंडी भी कहते हैं। बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान ये 1922 में इसको जो है भागलपुर के नाथनगर में स्थापित किया गया था। और इससे संबंधित इसके विकास के लिए, रेशम उद्योग के विकास के लिए जो प्रमुख योजनाएं हैं उसमें टसर विकास कार्यक्रम, मुख्यमंत्री कोशी मलबरी योजना, रेशम वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहन देने 4 प्रादेशिक कार्यालय स्थापित किए गए हैं भागलपुर, गया, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में। इससे संबंधित जो क्षेत्र हैं वो है मलबरी रेशम के लिए सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, मधेपुरा, अररिया, कटिहार और किशनगंज। टसर के लिए बांका, मुंगेर, कैमूर, नवादा और जमुई है। इरी के लिए मुजफ्फरपुर और बेगूसराय हैं। बिहार में हथकरघा उत्पादों के संकेंद्रण वाले जिले कौन से हैं? तो भागलपुर जो है ये आपका रेशमी, सूती व निर्यात योग्य लिनेन कपड़े के लिए, बांका टसर रेशम निर्यात योग्य रेशमी कपड़े के लिए, गया सूती कपड़े और तौलिया और गमछे के लिए, नालंदा बावन बूटी साड़ी, टसर व मलबरी रेशम के कुर्ते, टसर और मुआ की कमीज, मर्सराइज्ड कटिया उस टसर का कुर्ता। नवादा में टसर रेशम व लिनेन, मधुबनी में महीन सूती कपड़ा, औरंगाबाद व रोहतास में ऊनी कालीन व गमछा तौलिया, कैमूर में ऊनी कालीन और बनारसी साड़ियाँ, पटना व सीवान में सूती कपड़े, पूर्णिया व कटिहार में जूट के थैले व अन्य जूट उत्पाद, पश्चिम चंपारण में साल, मफलर व तौलिया तथा गमछा। आगे देखते हैं यहाँ के प्रमुख उद्योग और कारखाने तथा उनके स्थान। भारत वैगन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ये पटना के मोकामा में है। बाटा इंडिया लिमिटेड पटना के मोकामा में। तेल शोधक कारखाना बेगूसराय के बरौनी में है। बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड पटना के फतुहा में है। रेशम उद्योग भागलपुर, टसर रेशम उद्योग बांका में और रेल पहिया कारखाना सारण के बेलापुर में है। विद्युत लोकोमोटिव कारखाना मधेपुरा में है। सीमेंट उद्योग रोहतास के डालमिया नगर और जूट उद्योग जो है कटिहार के पूर्णिया में है। आगे बात करते हैं हथकरघा उद्योग विपणन संगठन की बात कर लेते हैं तो बिहार राज्य हथकरघा सहकारी संघ पटना में, बिहार राज्य ऊन एवं भेड़ संघ ये पटना में है, केंद्रीय हथकरघा महासंकुल भागलपुर में है। इसके अतिरिक्त आपका जो है क्षेत्रीय हथकरघा निगम कहाँ पे है? नालंदा, सीतामढ़ी, सीवान, मधुबनी, पूर्णिया और भागलपुर में 6 जगहों पर है। प्रमुख उद्योग कारखाने स्थान में सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित जो क्षेत्र है वो गया, भागलपुर, पटना, मुंगेर में। उर्वरक उद्योग बरौनी है। चमड़ा उद्योग पटना, नालंदा, मुजफ्फरपुर और गया है। पावर लूम के लिए
जो मुख्य उत्पाद होते हैं पावरलूम के लिए चादरें व कपड़े के थान। यहाँ लगभग 14,000 इकाइयाँ हैं। इसकी अवस्थिति जो है वो भागलपुर, गया एवं बांका में ये इस तरह के कारखाने, हैंडलूम कारखाने हैं। सीमेंट उद्योग की बात करें तो इसके लिए जो कच्चा माल होता है वो चूना पत्थर कैमूर पहाड़ी क्षेत्र से लाया जाता है। प्रमुख संयंत्र जो है यहाँ पर वो कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड रोहतास के बंजारी में, श्री सीमेंट संयंत्र औरंगाबाद में, शिवाय सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड पूर्वी चंपारण में है। इसके अतिरिक्त आगे इसमें देखते हैं बिहार के प्रमुख कागज कारखाने डालमिया नगर रोहतास में, ठाकुर पेपर मिल्स समस्तीपुर में, इसके अतिरिक्त पटना में है, दरभंगा में है और बरौनी में है। रासायनिक उद्योगों की बात करें तो उर्वरक के क्षेत्र में देखें तो ये कहाँ पे है, हरा भरा फर्टिलाइजर ये धनुकागरा में है और श्री कृष्णा फर्टिलाइजर मुजफ्फरपुर में है। पेट्रोलियम रिफाइनरी ये कहाँ पे, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का बरौनी में है। तथा बिहार की प्रमुख औद्योगिक संस्थाओं की बात करें तो बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना 1947 में होती है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय 4 हैं, पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में। अधिसंरचना विकास प्राधिकरण आईडीए की स्थापना 27 अप्रैल 2006 को होती है। इसका कार्य क्या है, सार्वजनिक निजी साझेदारी वाली परियोजनाओं हेतु नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। उद्योग मित्र की स्थापना 2004 में होती है। औद्योगिक डाटा बैंक की स्थापना 1986 में होती है। विकसित बिहार के लिए जो 7 निश्चय योजनाएं हैं वो योजनाएं क्या हैं, एक एक करके देख लेते हैं किससे संबंधित है। पहला निश्चय आर्थिक पहल और युवाओं को बल, आर्थिक हल युवाओं को बल। दूसरा निश्चय आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार। तीसरा हर घर बिजली। चौथा हर घर नल का जल। पांचवा घर तक पक्की गली नलियाँ। छठा शौचालय निर्माण, घर का सम्मान। सातवां जो है अवसर बढ़े आगे पढ़े। अब ये तो निश्चय 1 था। अब इसका जो चरण 2 है, आत्मनिर्भर बिहार के लिए जो 7 निश्चय 2 हैं वो क्या क्या हैं उनको भी देख लेते हैं। पहला है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। दूसरा है सशक्त महिला, सक्षम महिला। तीसरा है हर खेत तक सिंचाई का पानी। चौथा है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। पांचवा है स्वच्छ शहर विकसित शहर। छठा है सुलभ संपर्कता और सातवां है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। बिहार की जो राज्य व्यवस्था के संबंध में कुछ चीज़ों को देखें, बिहार में संसदीय विकास की बात कर लेते हैं। तो देखिए बिहार बंगाल से पृथक होकर के बिहार और उड़ीसा प्रांत का गठन कैसे होता है, एक सेकेंड। इसका गठन जो है 22 मार्च 1912 को हुआ था और इसके प्रथम उपराज्यपाल सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेले थे। विधायी परिषद की सदस्य संख्या कितनी थी, 43, 24 निर्वाचित और 19 मनोनीत। मुख्यालय पटना। घोषणा कब की गई थी इसकी घोषणा पृथक करने की 12 दिसंबर 1911 को की गई थी। विधायी परिषद की प्रथम बैठक कब होती है, ये 20 जनवरी 1913 को बांकीपुर के पटना कॉलेज में इसकी बैठक हुई थी। इसके अतिरिक्त द्वितीय विश्व युद्ध 1939 के दौरान क्या होता है, प्रधानमंत्री यहाँ के कौन थे, मतलब उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। श्री कृष्ण सिन्हा द्वारा त्यागपत्र दिया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, क्योंकि जितने भी कांग्रेस मंत्रिमंडल थे उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के विरोध में जो है वो कह सकते हैं इस्तीफा दिया था। तो मतलब अंग्रेजों से अपना विरोध दर्ज कराने के लिए इस्तीफा दिया था। श्री कृष्ण सिन्हा द्वारा त्यागपत्र 31 अक्टूबर 1939 को दिया गया। और देखिए द्वितीय चुनाव जब होते हैं 1946 में प्रधानमंत्री अर्थात मुख्यमंत्री के लिए, तो प्रीमियर डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा, मतलब श्री कृष्ण सिन्हा ही चुने जाते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री। विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, श्री विंध्येश्वरी प्रसाद वर्मा, 25 अप्रैल 1946 को। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत बिहार व उड़ीसा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। उस समय प्रथम राज्यपाल कौन थे, लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा। बिहार एवं उड़ीसा प्रांतीय परिषद की सदस्य संख्या कितनी थी, दोनों को मिलाकर के बिहार और उड़ीसा को 103 थी। 76 निर्वाचित और 27 मनोनीत। प्रथम बैठक 7 फरवरी 1921 को, अध्यक्ष वाल्टर मोरे थे। इसके अतिरिक्त भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत चुनाव व सरकार गठन की बात करें तो चुनाव जनवरी 1937 में होते हैं। प्रथम प्रीमियर डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा थे। प्रथम सरकार का गठन 20 जुलाई 1937 को होता है। बिहार विधानमंडल का प्रथम संयुक्त अधिवेशन 22 जुलाई 1937 को होता है। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, राम दयालु सिंह, 23 जुलाई 1937 को। इसके बाद यहाँ द्वितीय विश्व युद्ध वाला मैटर आ जाता है। फिर आपका स्वाधीन भारत की बात कर लेते हैं। बिहार विधानसभा की सदस्य संख्या 1952 में कितनी थी, 331, जिसमें से 330 प्रत्यक्ष व 1 मनोनीत। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के तहत बिहार विधानसभा की सदस्य संख्या 319 की गई, 318 प्रत्यक्ष 1 मनोनीत। 1977 में विधानसभा की सदस्य संख्या जो है
बढ़ा करके 325 की गई, 324 प्रत्यक्ष और 1 मनोनीत। इसके बाद झारखंड के गठन नवंबर 2000 के बाद विधानसभा सदस्य संख्या कम हो गई, 243 हो गई। ठीक है, वर्तमान में 243 है। बिहार के विधानसभा अध्यक्षों की बात करें तो प्रथम अध्यक्ष श्री राम दयालु सिंह थे, 23/7/1937 से लेकर 11/11 मतलब 11 नवंबर 1944 तक। आज़ादी के बाद प्रथम अध्यक्ष कौन थे? श्री बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा थे। ठीक है, 25/4/1946 से लेकर 25 अप्रैल 1946 से लेकर 14 मार्च 1962 तक। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? श्री अवध बिहारी चौधरी। श्री अवध बिहारी चौधरी हैं 28 अगस्त 2022 से। आगे बात कर लेते हैं बिहार विधायिका के बारे में। बिहार विधान परिषद की सदस्य संख्या कितनी है? कुल 1950 में कुल सदस्य जो थे 72 थे। विधान परिषद अधिनियम 1957 के अनुसार ये संख्या 96 होती है। फिर बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के पश्चात वर्तमान सदस्य संख्या 75 हो गई है। ठीक है, तो देखिए बिहार विधान परिषद के बारे में बात कर रहे हैं। द्विसदनीय व्यवस्था में पहली बार गठन जो होता है वर्ष 1937 में होता है। उत्तरदायी अधिनियम जो इसके लिए था वो भारत सरकार अधिनियम 1935 था। सदस्य संख्या 29 थी उस समय और प्रथम अध्यक्ष राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा थे। प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष जो थे राजीव रंजन प्रसाद थे। इसके अतिरिक्त स्वतंत्रता पश्चात बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? श्यामा प्रसाद सिन्हा थे। गणतंत्र भारत में पहली बैठक 16 फरवरी 1950 को होती है। अध्यक्ष श्यामा प्रसाद सिंह थे। प्रथम महिला सभापति राजेश्वरी सरोज दास रही हैं। विधान परिषद सचिवालय द्वारा कार्य कब प्रारंभ होता है? 1 अप्रैल 1950 से प्रारंभ किया गया था। इसके अतिरिक्त वर्तमान बिहार विधान परिषद के बारे में बात करें तो कुल सदस्य संख्या कितने हैं? 75, जिसमें से 63 निर्वाचित और 12 मनोनीत हैं। सभापति श्री देवेश चंद्र ठाकुर हैं जनता दल यूनाइटेड के। उपसभापति श्री रामचंद्र पूर्वे हैं। महिला सदस्यों की संख्या वर्तमान में 7 है। दलगत सदस्य संख्या अगस्त 2022 तक देखें दल विभिन्न पार्टियों के तो जनता दल यूनाइटेड 24, भाजपा के 23, राजद के 13, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 4, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 2, हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा सेकुलर के 1, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के 1, निर्दलीय 5 हैं। बिहार विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन की रीत क्या है? तो देखिए इसमें से 27 सदस्य जो है बिहार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाते हैं। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से 6, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से 6, स्थानीय प्राधिकार से 24 सदस्य और मनोनीत 12 सदस्य होते हैं। कुल 75 हैं। महत्वपूर्ण तथ्य देखें बिहार विधानसभा के संबंध में तो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राम दयालु सिंह थे। प्रथम नेता प्रतिपक्ष सुशील कुमार बागे झारखंड पार्टी के। वर्तमान विधानसभा भवन का निर्माण वर्ष 1920 में होता है। स्वतंत्रता पश्चात प्रथम विधानसभा का गठन वर्ष 1952 में हुआ था। प्रथम सचिव श्री सैयद अनवर यूसुफ रहे हैं। वर्तमान विधानसभा के बारे में बात करें तो 17वीं विधानसभा चल रही है। विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी हैं। उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी हैं। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा हैं। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी। महिला विधायकों की संख्या कितनी है? 26 है। सबसे बड़ा दल राष्ट्रीय जनता दल है और प्रभारी सचिव श्री पवन कुमार पांडे हैं। बिहार के उपराज्यपालों की बात कर लेते हैं तो उपराज्यपाल में बिहार एवं उड़ीसा के 1912 से 1920 तक प्रथम जो थे सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेले और अंतिम सर एडवर्ड अल्बर्ट गैट थे। जबकि राज्यपाल कौन थे? बिहार एवं उड़ीसा के 1920 से 1937 तक प्रथम जो थे लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा थे और अंतिम सर जेम्स डेविड शिप्टन थे। राज्यपाल बिहार के राज्यपाल 1937 से 47 प्रथम सर मॉरिस गार्नियर हैलेट और अंतिम सर ह्यूग डे थे। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं स्वतंत्रता पश्चात बिहार के जो राज्यपाल होते हैं प्रथम 5 कौन थे? श्री जयराम दास दौलतराम, श्री माधव श्री हरि अणे, श्री रंगनाथ रामचंद्र दिवाकर, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ध्यान रखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है राष्ट्रपति भी थे और यहाँ के राज्यपाल भी रहे। श्री मदभूषी अनंत शयनम अयंगर। स्वतंत्रता पश्चात बिहार के जो अंतिम 5 राज्यपाल रहे हैं तो श्री रामनाथ कोविंद ये भी राष्ट्रपति बनते हैं बाद में जाकर के। श्री केसरीनाथ त्रिपाठी कार्यवाहक थे। श्री सत्यपाल मलिक, श्री लालजी टंडन और वर्तमान में श्री फागू चौहान हैं। 19 जुलाई 2019 से अब तक बिहार में राष्ट्रपति शासन की बात करें तो पहली बार यहाँ पर राष्ट्रपति शासन जून 1968 में लगता है, जून 1968 से फरवरी 1969 तक। कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है यहाँ पर। प्रथम राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे और प्रथम राष्ट्रपति शासन के समय मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। अंतिम बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था वर्ष 2005 में। मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी और राज्यपाल बूटा सिंह थे। बिहार के प्रमुख मुख्यमंत्रियों की बात कर लेते हैं तो प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा लगातार सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं।
और प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन रही हैं? श्री राबड़ी देवी। और प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री श्री महामाया प्रसाद थे। और सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन रहे? नीतीश कुमार 8 बार, भोला पासवान शास्त्री और डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा और राबड़ी देवी 3-3 बार रही हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री के बारे में बात करें तो प्रथम उप मुख्यमंत्री डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह थे। उप मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह का था, 2 अप्रैल 1946 से 5 जुलाई 1957 तक। वर्तमान उप मुख्यमंत्री कौन है? श्री तेजस्वी प्रसाद यादव। इनका दूसरा कार्यकाल है उप मुख्यमंत्री के रूप में। स्वतंत्र बिहार के उप मुख्यमंत्रियों के नामों की सूची देखें तो पहले श्री अनुग्रह नारायण सिंह थे, फिर श्री कर्पूरी ठाकुर हुए, श्री राम जयपाल सिंह यादव, श्री सुशील कुमार मोदी, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, श्री ताराकिशोर प्रसाद, श्रीमती रेणु देवी। वर्तमान में तेजस्वी प्रसाद फिर उप मुख्यमंत्री हैं। बिहार में पंचायती राज की बात करें तो त्रिस्तरीय पंचायती राज है। तो ग्राम पंचायत जो है ग्राम स्तर पर, यहाँ पर प्रमुख मुखिया होता है। पंचायत प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति होती है, प्रमुख यहाँ पे जो प्रमुख होता है उसे प्रमुख ही कहा जाता है। और जिला स्तर पर जिला परिषद होता है, इसका अध्यक्ष जो प्रमुख होता है वो अध्यक्ष कहलाता है। पंचायत समिति की बात कर लेते हैं। पंचायत समिति ये वाला, पहले ग्राम पंचायत को देख लेते हैं। कार्यकाल इसका 5 वर्ष होता है। चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष। महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत। ग्राम सभा की बैठकों की अनिवार्य संख्या वर्ष में 2 बार होनी चाहिए। अब बात करते हैं पंचायत समिति की दूसरे स्तर की, प्रखंड स्तर की। प्रखंड स्तर पर कार्यरत है 5 वर्ष। समिति के सदस्य कौन कौन होते हैं? 4 जगहों से लिए जाते हैं। प्रत्येक 5000 की आबादी पर एक निर्वाचित सदस्य, प्रखंड के अंतर्गत सम्मिलित ग्राम पंचायतों के मुखिया, संबंधित लोकसभा क्षेत्र के सदस्य और संबंधित विधानसभा के सदस्य। कुछ महत्वपूर्ण फैक्टरों को देखें तो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 जो है ये 8 अप्रैल 2006 से लागू होता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम के तहत बिहार में प्रथम पंचायती चुनाव का आयोजन मई-जून 2006 में होता है। त्रिस्तरीय पंचायतों में महिला आरक्षण 50% एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 20% आरक्षण दिया गया 2006 से। ठीक है, तो यहाँ पे महिलाओं को भी आरक्षण है और ओबीसी आरक्षण, अत्यंत पिछड़ा वर्ग आरक्षण भी है। बिहार में पर्यटन के बारे में देखें तो बिहार के प्रमुख पर्यटन परिपथ की बात करें तो बोध गया महात्मा बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति का स्थल है। प्रमुख दर्शनीय स्थल यहाँ पे महाबोधि मंदिर, बोधि वृक्ष, सुजातागढ़, 80 फीट ऊंची बुद्ध प्रतिमा एवं विभिन्न बौद्ध मठ यहाँ पर हैं। इसके अतिरिक्त पूर्वी चंपारण में तो यहाँ पे आचार्य आलार कलाम का निवास स्थान है। प्रमुख दर्शनीय स्थल जो है केसरिया स्तूप, प्राचीन नाम केशपुत्त है। राजगीर प्राचीन नाम राजगीर ही रहा है, जिला नालंदा में वर्तमान में आता है। प्रमुख दर्शनीय स्थल में जरासंध का अखाड़ा है। विश्व शांति स्तूप, ग्लास ब्रिज, विश्व शांति स्तूप ये 2 बार हो गया, विश्व शांति स्तूप 2 बार हो गया। सोन भंडार गुफाएं, बिम्बिसार जेल, गिद्ध कूट, पांडु पोखर है, बेड़ुवन है, अजातशत्रु किला है, थाई मंदिर इत्यादि। वैशाली की बात कर लेते हैं तो लिच्छवी गणराज्य की राजधानी रही है महाजनपद काल में। वर्तमान स्थित कहाँ पे? वैशाली जिला के बसाड़ा ग्राम में आता है। प्रमुख दर्शनीय स्थल यहाँ पे चौमुखी महादेव का मंदिर, अशोक स्तंभ जो कि कोल्हुआ में है, शांति स्तूप इत्यादि। नालंदा की बात करें तो प्राचीन शिक्षा केंद्र रहा है, बौद्ध अध्ययन केंद्र रहा है। ये शिक्षा में बौद्ध अध्ययन केंद्र अंतर्राष्ट्रीय केंद्र रहा है। 1951 में इसकी स्थापना की गई। प्रमुख दर्शनीय स्थल में नालंदा विश्वविद्यालय के भग्नावशेष हैं, नौ नालंदा महाविहार, वैनसांग मेमोरियल हॉल, पावापुरी इत्यादि यहाँ पर हैं। भागलपुर की बात कर लेते हैं। प्रमुख दर्शनीय स्थल क्या है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष हैं, शिला मंदिर ये कहलगांव में, पातालपुरी गुफा, खेरी पुरातात्विक स्थल यहीं पर पाए जाते हैं भागलपुर में। पटना की बात करें, प्राचीन नाम इसका कुसुमपुर है, पुष्पपुर, पाटलिपुत्र और अजीमाबाद है। आधुनिक पटना की स्थापना शेरशाह सूरी द्वारा 16वीं शताब्दी में होती है। प्रमुख दर्शनीय स्थल यहाँ पे गोलघर, बुद्धा स्मृति पार्क, शहीद स्मारक, सदाकत आश्रम, गांधी सेतु, कुम्भहार, आगम कुआं एवं पटना साहिब है। इसके अतिरिक्त जो है सिख परिपथ की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए तख्त श्री पटना साहिब पटना में है, गुरुद्वारा गुरु का बाग पटना में है, गुरुद्वारा हंडी साहिब पटना में है, गुरुद्वारा गई घाट जो है ये पटना में है। इसके अतिरिक्त पटना के पर्यटन स्थलों की बात करें तो बेगू हज्जाम की मस्जिद, कमलदह जैन मंदिर, छोटी पटन देवी, पहाड़ी डीह, आगम कुआं, मखदूम शाह दौलत मनेरी की मजार, जुम्मा मस्जिद, गोलघर, दुर्खी देवी मंदिर। रामायण परिपथ की बात करें, देखिए रामायण परिपथ में कौन कौन शामिल है? बक्सर का अहिरौली, बक्सर का रामरेखा घाट, जमुई का गिद्धेश्वर, मधेपुरा का सिंहेश्वर स्थान, मुंगेर का सीताकुंड, दरभंगा का अहिल्या स्थान, पश्चिमी चंपारण का वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी का जो है पंथ पांकड़, सीतामढ़ी का माँ जानकी जन्म स्थल पुनौरा धाम, सीतामढ़ी का हलेश्वर स्थान, पश्चिमी चंपारण का जानकी या चानकीगढ़,
वैशाली का रामचूड़ा, मधुबनी का जो है फुलाहर, और जहानाबाद का काको, और गया का प्रेतशिला पहाड़ी, भोजपुर का तार, और बक्सर का अहिरौली। अब बात करते हैं शिव शक्ति परिपथ की, इसमें कौन शामिल है? तो गया का बाबा कोटेश्वर नाथ मंदिर, दरभंगा का श्याम माई मंदिर, लखीसराय का अशोक धाम, गोपालगंज का थाबे, छपरा का महेंद्र नाथ मंदिर है, सहरसा का महिषी तारा मंदिर, सहरसा का मत्स्यगंध रक्त काली मंदिर, सहरसा का ही चंडी स्थान है, पटना का शीतला माता मंदिर, मधेपुरा का सिंहेश्वर स्थान, सारण का आमी मंदिर, कैमूर का मुंडेश्वरी धाम, भागलपुर का अजगई बेनाथ मंदिर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे सूफी परिपथ में कौन से हैं? तो पटना का खानकाह मुजबिया, पटना का ही खानकाह इमादिया, सीवान का हसनपुरा, जहानाबाद के काको का बीबी कमाल साहिबा, नालंदा के बिहार शरीफ का बड़ी दरगाह छोटी दरगाह, पटना का दरगाह शरीफ मीठन घाट, वैशाली का हाजीपुर करबला, और आपका पटना के मनेर का मनेर शरीफ। गांधी परिपथ में कौन कौन शामिल है? तो देखिए, हजारीमल धर्मशाला, बेतिया का पश्चिमी चंपारण का बेतिया, पश्चिमी चंपारण का बिरंदवा, पश्चिमी चंपारण का कोयलडी, और पश्चिमी चंपारण का हरदिया कोठी, पटना का गांधी संग्रहालय, पटना का सदाकत आश्रम, पश्चिमी चंपारण का मुरली भरवा, पश्चिमी चंपारण का अमोलवा, पश्चिमी चंपारण का श्री रामपुर, और पश्चिमी चंपारण का भीतरवा आश्रम, और पूर्वी चंपारण का मोतिहारी। तो मोतिहारी पूर्वी चंपारण में है। आगे बात कर लेते हैं प्रमुख पर्यटन स्थलों की यहाँ पर। तो देखिए, विश्व शांति स्तूप, ये विश्व का सबसे ऊंचा शांति स्तूप है। कहाँ पर है? राजगीर के रतनगिरी पहाड़ी पर अवस्थित है। इसका शिलान्यास 1969 में किया गया था। इसके निर्माणकर्ता कौन थे? जापानी भिक्षु निरपोनजन म्योहोजी। गांधी स्मारक स्तंभ की बात करें, इसकी ऊंचाई 48 फीट है। ये कहाँ पर है? मोतिहारी के गांधी संग्रहालय में। इसका उद्देश्य चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी पर चलाए गए मुकदमे के स्थान पर स्थापित किया गया है। इसको शिलान्यास 10 जून 1972 रचनाकार नंदलाल बोस रहे हैं। भगवान महावीर जन्म स्मारक की बात करें तो इसकी विशेषता क्या है? ये 52 पोखर तालाब से प्राप्त भगवान महावीर की प्रतिमा स्थापित है यहाँ पर। शिलान्यासकर्ता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शिलान्यास 1956 में। अवस्थित कहाँ पे? वैशाली के बसोकुंड में स्थित है। लिच्छवी स्तूप की बात करें तो बुद्ध के अवशेषों की मंजूषा प्राप्त, वर्तमान में पटना में संग्रहित है। ये तो मंजूषा प्राप्त है, ये बुद्ध के अवशेषों की मंजूषा प्राप्त। 1958-1962 के मध्य हुए उत्खनन में खोज होती है इसकी। प्राचीन काल में 3 बार परिवर्धित एवं पुनर्निर्मित बुद्ध के शारीरिक अवशेषों के 8वें भाग पर निर्मित स्तूप है। ये अवस्थित कहाँ पर है? वैशाली। केसरिया स्तूप, निर्माण काल, मूल स्तूप जो है बुद्धकालीन है। वर्तमान स्तूप जो है 200 ईस्वी से लेकर 750 ईस्वी के मध्य का है। भारत का सबसे ऊंचा एवं बड़ा स्तूप है, जिसकी ऊंचाई 104 फीट है, और ये पूर्वी चंपारण में है। ये वर्तमान स्तूप के निर्माणकर्ता राजा चक्रवर्ती रहे हैं। नौलखा महल की बात करें 1934 में इसे भूकंप से क्षतिग्रस्त होता है। ये मधुबनी के राजा नगर में है और इसके निर्माणकर्ता महाराजा रामेश्वर सिंह थे। प्रमुख पर्यटन स्थल की बात कर लेते हैं। तख्त श्री पटना साहिब, ये पटना आने वाले अन्य गुरु जो थे यहाँ पर, वो गुरु नानक एवं गुरु तेग बहादुर थे। इसका अन्य नाम हरमिंदर साहिब है, तख्त श्री पटना साहिब का। इसके निर्माणकर्ता कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह। 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म स्थान होने के नाते इसको स्थापित किया गया। 20 दिसंबर 1666 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। 10वें गुरु गोविंद सिंह का। अलावल खान का मकबरा, ये रोहतास के सासाराम में स्थित है। अलावल खान सहरसार सूरी के मकबरे के निर्माण के प्रभारी थे। कंदाहा सूर्य मंदिर, इसका निर्माण 1435 में होता है। कंदाहा सूर्य मंदिर का, यह सहरसा के कंदाहा में स्थित है। इसके निर्माणकर्ता कौन थे? मिथिला के कर्नाट वंशी शासक नरसिंह देव के शासनकाल में वामशधारा नामक भक्त द्वारा इसका निर्माण कराया गया। इसका पुनरुद्धार करता कौन थे? संत कवि लक्ष्मी नाथ गोसाई। मुंडेश्वरी देवी मंदिर की बात करें, ये कैमूर के मुंडेश्वरी पर्वत पर स्थित है। 108 ईस्वी ASI के अनुसार इसका निर्माण 108 ईस्वी में होता है। प्राचीनतम शक्तिपीठों में से एक है मुंडेश्वरी देवी मंदिर। इसके अतिरिक्त बाबा कोटेश्वर मंदिर, ये आपका गया में है। सहस्त्र शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा इसमें हुई है। मोरहार एवं दरगाह नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है। कटरागढ़ ये मुजफ्फरपुर में है। संस्थापक राजाचंद्र थे। शुंग काल में किलेबंदी की गई इसकी, और किलेबंद शहर हेतु ये प्रसिद्ध है। इसके अलावा गोलाघर की बात करें, गोलाघर
इसका निर्माण 1786 में होता है। बाकी पटना के बांकीपुर में इसके निर्माणकर्ता जो थे कैप्टन जॉन गास्टिन थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के इंजीनियर। अनाज के भंडारण हेतु गोलघर की स्थापना की गई थी। नेपाली मंदिर की बात करें तो ये हाजीपुर से लगभग 6.5 किलोमीटर पश्चिम में है। ये गंगा एवं गंडक नदी के संगम पर स्थित है। ये काष्ठ निर्मित है। नेपाली मंदिर लकड़ी का बना हुआ है। वास्तुशैली इसकी सीगो शैली है, सीगो शैली। आगे बात कर लेते हैं हजारीमल धर्मशाला की, तो ये बेतिया जिले में है और दक्षिण अफ्रीका से लौटकर गांधी जी द्वारा यहीं से प्रथम सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। इसके अन्य नेता जो थे ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू एवं जेबी कृपलानी इत्यादि थे। चिराद ये सारण जिला में है। गंगा मैदान में खोजा गया बिहार का प्रथम नौपाषाण स्थल है यहाँ पर। अपशड़गढ़ ये नवादा जिले में है। 2 पालकालीन प्रतिमाएं यहाँ से प्राप्त हुई हैं। मीरा बीघा की बात करें, मीरा बीघा ये जहानाबाद में शिव मंदिरों के समूहों वाला पुरातात्विक स्थल है। जगदीशपुर किला ये भोजपुर जिला के आरा में स्थित है। 1857 के नेता बाबू कुंवर सिंह का यह किला रहा है। जामी मस्जिद कहाँ पे है? वैशाली जिला के हाजीपुर में। हाजीपुर का नामकरण हाजी इलियास शाह के नाम पर किया गया था। इसके अतिरिक्त देखिए जॉर्ज ऑरवेल का जन्म स्थान ये मोतिहारी जिला में है और वर्ष 25 जून 1903 को इसका मतलब इसको बनाया जाता है। विश्व प्रसिद्ध ये इनका जन्म होता है 25 जून 1930 को। इनका मूल नाम एरिक आर्थर ब्लेयर रहा है। ये विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं। इनकी प्रमुख पुस्तकों में एनिमल फार्म 1945 में आती है और 1949 है ये, ठीक है 1949 होना चाहिए, यहाँ पे ये गड़बड़ लिखा है। तो ये इनके बारे में था। आगे बात करते हैं गया के पर्यटन स्थल, तो कौन से हैं? रामशिला पहाड़, ब्रह्मयोनी पहाड़, कुरकिहार का प्राचीन गढ़, शिव मंदिर कोंच, विष्णुपद मंदिर, प्रेतशिला पहाड़। अन्य दर्शनीय स्थल में देखते हैं तो देखिए टेकारी किला गया में है। अहिल्या स्थान दरभंगा, तिल्हाड़ा नालंदा में है। पश्चिमी चंपारण में सोफा मंदिर, पटना में मैरिसन बिल्डिंग है। जमुई में लॉर्ड मिंटो टावर है। मधुबनी के द्वालक में हरेश्वर नाथ मंदिर है। बक्सर के नवरत्नगढ़ में राजा भोज का किला है। नालंदा के इस्लामपुर में बेशवक गढ़ है और औरंगाबाद में दाऊद खान किला है। भागलपुर के कहलगांव में महमूद शाह का मकबरा है। पुड़िया में जलालगढ़ का किला है। बक्सर में चौसागढ़ है। अरवल में लारी। जहानाबाद के बराबर में सप्त गुफा समूह है। नालंदा में अंगोरी सूर्य मंदिर है और औरंगाबाद में देव सूर्य मंदिर है, ठीक है। औंगारी सूर्य मंदिर नालंदा में, देव सूर्य मंदिर औरंगाबाद में। आगे बात करते हैं बिहार में शिक्षा की बात कर लेते हैं। तो 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में विद्यालयों की संख्या, ये संख्या की जरूरत नहीं है, ठीक है। सर्वाधिक विद्यालय संख्या वाले जिलों में नंबर 1 पटना, दूसरे पे पूर्वी चंपारण है, तीसरे पे मुजफ्फरपुर है। सबसे कम विद्यालय संख्या वाले जिले में सबसे नंबर 1 पर शिवहर है, सबसे कम शिवहर में, उसके बाद उससे ज़्यादा अरवल में, उससे ज़्यादा शेखपुरा में है। आगे बात कर लेते हैं बिहार के महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थानों की, जो प्रमुख विश्वविद्यालय हैं, जैसे मगध विश्वविद्यालय बोधगया में है, चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय पटना में है, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना में है, पटना विश्वविद्यालय पटना में है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में है, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में है, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा में है, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा में है, मौलाना मजरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय पटना में है, नालंदा खुला ओपन विश्वविद्यालय पटना में है, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा में है, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा में है, तिलका झील भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर में, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा में है। इसके अतिरिक्त आपका मगध विश्वविद्यालय बोधगया में है ये। अब प्रमुख इंजीनियरिंग कॉलेजों की यहाँ बात कर लेते हैं तो बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ सिल्क एंड टेक्सटाइल भागलपुर में है, बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पटना में है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पूसा समस्तीपुर में है, भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भागलपुर में है और मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुजफ्फरपुर में है, संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी पटना में है। प्रमुख प्रबंधन संस्थान की बात करें तो LN मिश्रा आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान कहाँ पे है? पटना में। चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना में। शांति सेवा समिति द्वारा संचालित भारतीय होटल प्रबंधन संस्थान पटना में। भारतीय प्रबंधन संस्थान बोधगया में है। प्रमुख मेडिकल कॉलेजों की बात करें तो नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना में, दरभंगा मेडिकल कॉलेज दरभंगा में, पटना मेडिकल कॉलेज पटना में है, AN मगध मेडिकल कॉलेज गया में है, कटिहार मेडिकल कॉलेज कटिहार में है और माता गुजरी मेडिकल कॉलेज आपका किशनगंज में है, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भागलपुर में है, श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर में है।
इसके अतिरिक्त प्रमुख अनुसंधान संस्थान टीबी डेमोस्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर पटना और दरभंगा में है। राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान हाजीपुर में है। केपी जायसवाल अनुसंधान संस्थान पटना में है। और मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा में है। राजेंद्र प्रसाद चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान पटना में है। प्रमुख कृषि संस्थान की बात करें तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर के सबौर में, फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री साइंस समस्तीपुर, तिरहुत कृषि कॉलेज मुजफ्फरपुर, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर में है। ठीक है। ललित कला के लिए कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट पटना में, फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर में है। इसके अतिरिक्त पशु चिकित्सा संस्थान बिहार वेटरनरी कॉलेज पटना में है, फैकल्टी ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री ये कहाँ पे, समस्तीपुर में। अन्य प्रमुख संस्थान नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना पटना में है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची मुजफ्फरपुर में है, राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान हाजीपुर में है, क्षेत्रीय विकलांग संयोजित पुनर्वास केंद्र पटना में है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देखें तो देश में कृषि अनुसंधान प्रारंभ करने वाला प्रथम राज्य बिहार रहा है 1905 में। भारत का प्रथम सौर ग्राम जो है ये बिहार के जहानाबाद का धरनई गांव है। राज्य की प्रथम खुली जेल बक्सर है। बिहार का पहला बिजनेस स्कूल भागलपुर में कंझिया और नाथनगर में है। बिहार का प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक बाबू महेश्वर प्रसाद थे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का अध्ययन केंद्र स्थित है किशनगंज जिले में। बिहार में प्रथम क्या है, देखिए दिल्ली पर शासन करने वाला प्रथम बिहारी शेरशाह सूरी था। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिश था। बिहार की यात्रा करने वाले प्रथम सिख गुरु गुरु नानक देव थे। बिहार से राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बिहार विधान परिषद से प्रथम सभापति राजीव रंजन प्रसाद थे। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड चमियार थे। और पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्रता के पश्चात सर क्लिफर्ड मनमोहन अग्रवाल थे। पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रेखा मनहर लाल तोषित थी। बिहार से प्रथम लोकसभा अध्यक्ष बलिराम भगत थे 5वीं लोकसभा में। इसके अतिरिक्त बिहार में लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार रही हैं 2009 में। बिहार में सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख या मुख्य न्यायाधीश बनने वाले न्यायमूर्ति भुवनेश्वर कौन थे, तो न्यायमूर्ति भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। बिहार से देश के उप प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे, बाबू जगजीवन राम थे। बिहार से अशोक चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति मरणोपरांत रणधीर प्रसाद वर्मा थे। बिहार के प्रथम महाकवि विद्यापति थे। बिहार से ज्ञानपीठ से सम्मानित प्रथम व्यक्ति रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी के लिए इनकी रचना थी। बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना बरौनी में है। बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना सोन बहुउद्देशीय परियोजना है। बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना 1864 में पटना में होती है। बिहार का प्रथम खगोलीय वेधशाला इंदिरा गांधी तारामंडल पटना में है। बिहार का प्रथम स्टेडियम पटना का मोइनुल हक स्टेडियम है। बिहार में प्रत्येक पत्रकारिता की बात करें तो बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र जो साप्ताहिक था द बिहार हेरोल्ड था 1875 का। बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र दैनिक द सर्चलाइट था 1918 में द्विसाप्ताहिक और 1930 से ये दैनिक हो जाता है। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र साप्ताहिक बिहार बंधु था 1874 का। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र दैनिक सर्वहितैषी था 1882 का। इसके अतिरिक्त बिहार में फिल्मों की बात करें तो बिहार की पहली फिल्म कल हमारा है। बिहार की पहली भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाइबो। और बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी थी, कन्यादान थी। आगे बात कर लेते हैं बिहार के प्रमुख साहित्यकारों में रचनाओं की। तो कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र थी। अश्वघोष की बुद्धचरित, आर्यभट्ट की आर्यभट्टियम, वात्स्यायन की कामसूत्र थी। नागार्जुन की बटेश्वर नाथ और पारो थी। शिवसागर मिश्र की दूब जन्म आई, मंडन मिश्र की ब्रह्मसिद्ध और विधि विवेक थी। बाणभट्ट की कादम्बरी हर्षरित और चंडी शतक थी। विद्यापति की पदावली कीर्तिलता कीर्ति पताका। देवकी नंदन खत्री की चंद्रकांता संतति भूतनाथ नौलखा हार। चंद्रकांता संतति भूतनाथ और नौलखा हार। रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी रेणुका, रश्मि रथी, हुंकार, परशुराम की प्रतीक्षा। फणीश्वर नाथ रेणु की मैला आंचल, जुलूस, पलटू, बाबू रोड, मारे गए, गुलफाम, तीसरी कसम, दीर्घ तपा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड, बाबू के कदमों में, चंपारण में सत्याग्रह। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व की बात कर लेते हैं, एक सेकंड, इसके अतिरिक्त कुछ अन्य की। महात्मा बुद्ध नहीं, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व की बात करते हैं। प्राचीन बिहार के याज्ञवल्क्य, ये उपनिषदकालीन ऋषि रहे। राजा जनक की सभा के प्रधान दार्शनिक याज्ञवल्क्य स्मृति के रचयिता रहे। महावीर, इनका जन्म
ईसा पूर्व 599, मृत्यु ईसा पूर्व 527 में। जैन धर्म के वास्तविक प्रवर्तक और वैशाली के निकट कुंडग्राम में जन्म एवं पावापुरी राजगीर के निकट इनकी मृत्यु होती है। ये जैन धर्म के 24 तीर्थंकर थे। आगे बात करते हैं महात्मा बुद्ध की, तो इनका जन्म ईसा पूर्व 563 में लुम्बिनी में एवं ईसा पूर्व 483 ईस्वी में 483 में मृत्यु होती है और बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त होती है। बृहद्रथ मगध के प्राचीनतम राजवंश बृहद्रथ वंश के संस्थापक। जीवक जो है मगध में हर्यक वंश के वैद्य एवं चिकित्सक थे। चाणक्य, विष्णुगुप्त एवं कौटिल्य के नाम से प्रसिद्ध चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु और शास्त्र के रचयिता। पाणिनि की बात करें तो प्रसिद्ध व्याकरण शास्त्री, अष्टाध्यायी के रचयिता। आर्यभट्ट की बात करें तो आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में पटना में होता है। पटना कुसुमपुर में खगोल में हुआ था। आधुनिक पटना में दशमलव प्रणाली का आविष्कार इन्होंने किया था। अश्वघोष की बात करें तो महान नाटककार, दार्शनिक आदि थे ये। पुष्पमित्र की बात करें लगभग 36 वर्षों तक मगध पर शासन किया और अश्वमेध यज्ञ कराया था इन्होंने। बाणभट्ट की बात करें तो संस्कृत के विख्यात कवि बाणभट्ट हर्षवर्धन 7वीं सदी में, तो ये बाणभट्ट हर्षवर्धन के समकालीन थे। इनका जन्म बिहार में सोन नदी के किनारे प्रीतिकूट नामक नगर में हुआ था। शांति रक्षित की बात करें तो 8वीं शताब्दी में पालकालीन बौद्ध विद्वान थे। नालंदा महाविहार के आचार्य भी थे और तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार भी इन्होंने किया था। मंडन मिश्र की बात करें 9वीं सदी में मिथिला के प्रसिद्ध दार्शनिक एवं विद्वान थे। शंकराचार्य के साथ शास्त्रार्थ किया था और ब्रह्म सिद्धि महत्वपूर्ण इनकी रचना रही है। वाचस्पति मिश्र की बात करें, मधुबनी के गढ़ी गांव में जन्म लिया था इन्होंने। षडदर्शन वल्लभ के नाम से प्रसिद्ध हुए और भाष्म भामती की रचना की और प्रसिद्ध दार्शनिक थे ये। मध्यकालीन बिहार की बात कर लेते हैं तो मोहम्मद शाह नुहानी लोदी शासकों के काल में बिहार में अफगान सामंत थे। पानीपत की पहली लड़ाई जो कि 1526 में होती है के बाद बिहार में प्रथम स्वतंत्र अफगान राज्य के संस्थापक थे मोहम्मद शाह नुहानी। शेरशाह 1539 से 1545 तक दिल्ली का शासक था ये। दाऊद खान बिहार और बंगाल के स्वतंत्र अफगान राज्य का अंतिम शासक। अकबर ने 1576 ईस्वी में पराजित कर बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु, जन्म 22 दिसंबर 1666 को वर्तमान पटना साहिब में। 5 ककार एवं पाहुल प्रारंभ किया इन्होंने। खालसा पंथ के संस्थापक थे। आधुनिक बिहार की बात करें, हसन इमाम वरिष्ठ बैरिस्टर एवं राष्ट्रवादी नेता, कलकत्ता उच्च न्यायालय में प्रथम बिहारी न्यायाधीश थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं, चौथे मुस्लिम अध्यक्ष थे ये। वर्ष 1918 में मुंबई अधिवेशन के दौरान इन्होंने अध्यक्षता की थी। बिहार एवं उड़ीसा विधान परिषद के सदस्य रहते हैं। 1921 में बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। 1909 में खिलाफत आंदोलन में भाग लिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में स्वदेशी लीग के सचिव बनते हैं। सर सुल्तान अहमद विधि शास्त्री थे। पटना विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय कुलपति थे ये। वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे 1937 में। इसके अतिरिक्त मौलाना मजरुल हक की बात करें, पटना के समीप ब्रह्मापुर में जन्म हुआ इनका। इंग्लैंड से बैरिस्ट्री की पढ़ाई की। मुस्लिम लीग के बम्बई अधिवेशन के अध्यक्ष होते हैं 1915 में। होम रूल आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना की। बिहार विद्यापीठ के संस्थापक कुलाधिपति बनते हैं। द मदरलैंड नामक समाचार पत्र के प्रकाशक थे और गांधी ने इन्हें देशभूषण कहा था मौलाना मजरूल हक को। सच्चिदानंद सिन्हा की बात करें तो इनका जन्म 10 नवंबर 1871 को आरा में होता है। मृत्यु 6 मार्च 1950 को होता है। प्रसिद्ध पत्रकार एवं विधिवेता, बिहार एवं उड़ीसा सरकार के प्रथम भारतीय वित्त मंत्री होते हैं ये। बिहार विधान परिषद के प्रथम भारतीय अध्यक्ष होते हैं ये। पटना विश्वविद्यालय के कुलपति थे। भारतीय संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे अस्थायी तौर पर। सिन्हा लाइब्रेरी पटना के संस्थापक थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें, इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को सारण वर्तमान सिवान में के जीरादेई ग्राम में होता है। बिहारी छात्र सम्मेलन के संस्थापक थे। 1906 में बिहारी ला साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 3 बार रहते हैं और संविधान सभा के अध्यक्ष थे स्थायी तौर पर। स्थायी अध्यक्ष थे। देश के प्रथम राष्ट्रपति रहते हैं। इनकी मृत्यु 28 फरवरी 1963 को होती है। कहाँ पर हुई थी? पटना के सदाकत आश्रम में। खान बहादुर खुदाबख्श खां की बात करें तो खुदाबख्श लाइब्रेरी पटना के संस्थापक थे। पांडुलिपियों के संग्रहकर्ता थे ये और वर्ष 1969 में संसद ने इस लाइब्रेरी को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया। सर सैयद अली इमाम की बात करें तो विधिवेता थे। भारत सरकार के स्थायी विधि परामर्शदाता थे। 1908 में इस पद पर पहुंचने वाले प्रथम बिहारी थे। पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। 1917 में हैदराबाद राज्य के मुख्यमंत्री थे। 1919 में योगेंद्र शुक्ला की बात कर लेते हैं। योगेंद्र शुक्ल की वैशाली में जन्मे स्वतंत्रता सेनानी। वर्ष 1931 के तिरहुत षड्यंत्र कांड एवं मोतिहारी कांड में अभियुक्त थे। गया के जेल में ये रहते हैं। अंडमान जेल में हजारीबाग जेल में सजा काट चुके थे। 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण के साथ हजारीबाग जेल से फरार होते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा केंद्रीय कमेटी के सदस्य रहते हैं ये और वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था तथा विधान परिषद के सदस्य रहे थे।
श्री नरसिंह नारायण की बात करें, समाजवादी नेता एवं स्वतंत्रता सेनानी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होते हैं और 14 नवंबर 1942 को गया से गिरफ्तार होते हैं। अनुग्रह नारायण सिंह की बात करें तो औरंगाबाद के पोईवान गांव में जन्म होता है इनका। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के प्रमुख नेता थे। 1946 से 1957 तक राज्य में मंत्री बनते हैं। श्री कृष्ण सिन्हा 21 अक्टूबर 1887 को मुंगेर के बरबीघा में जन्म होता है। स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री होते हैं। बिहार केसरी के नाम से प्रसिद्ध, बिहार में नमक सत्याग्रह में अग्रणी भूमिका इन्होंने निभाई थी। इसके अतिरिक्त अन्य लोगों की बात करें, राजकुमार शुक्ल की, चंपारण के प्रसिद्ध कृषक नेता, वर्ष 1916 में महात्मा गांधी को चंपारण आने का न्योता देते हैं लखनऊ में। जगत नारायण लाल, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं जयप्रकाश नारायण के सहयोगी, वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेते हैं। 13 सितंबर 1942 को गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल भेज दिए गए। जयप्रकाश नारायण की बात करें तो सारण के सीता बदियारा गांव में 11 अक्टूबर 1902 को जन्म होता है। ये एक समाजवादी नेता थे। विस्कोसिन यूनिवर्सिटी अमेरिका से अर्थशास्त्र में एमए किया। वर्ष 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन करते हैं। वे महासचिव बने एवं आचार्य नरेंद्र देव अध्यक्ष बनते हैं इस पार्टी के, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के। 9 नवंबर 1942 को दिवाली की रात को हजारीबाग जेल से फरार होते हैं और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और नेपाल से आज़ाद दस्ता इन्होंने चलाया। जगजीवन राम की बात करें तो 5 अप्रैल 1908 को शाहाबाद वर्तमान भोजपुर में जन्म होता है। वर्ष 1937 में बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इंदिरा गांधी तक के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री रहते हैं। आगे बात करते हैं बिहार के प्रसिद्ध व्यक्तित्व एवं उनसे संबंधित स्थल की, तो वर्धमान महावीर से संबंधित स्थल कौन सा है? कुंडग्राम। अशोक घोष से पाटलिपुत्र, शेरशाह से सासाराम, चाणक्य कौटिल्य से पाटलिपुत्र, आर्यभट्ट से पाटलिपुत्र, चंद्रगुप्त मौर्य से भी पाटलिपुत्र संबंधित रहा है। प्रसिद्ध व्यक्ति एवं उनकी उपनाम की बात करें तो कुंवर सिंह का उपनाम बाबू रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का देशरत्न और अजातशत्रु, डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा का बिहार केसरी, जयप्रकाश नारायण का लोकनायक, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह का बड़े साहब व बिहार विभूति, जगजीवन राम का बाबूजी, रामधारी सिंह दिनकर का राष्ट्रकवि, सत्येंद्र नारायण सिंह का छोटे साहब, बैद्यनाथ मिश्र यात्री का नागार्जुन व बाबा। प्रमुख व्यक्तित्व और उनके जन्मस्थान की बात कर लेते हैं तो बाबू कुंवर सिंह का जन्मस्थान वर्तमान में भोजपुर है, शाहबाद के जगदीशपुर में। गुरु गोविंद सिंह का पटना सिटी में, पटना के पटना सिटी में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का वर्तमान सीवान तब के सारण जिले के जीरादेई में। जयप्रकाश नारायण का सारण के सीता बधियारा में। फणीश्वरनाथ रेणु का वर्तमान अररिया पुड़िया के औराही हिगना में। जगजीवन राम का वर्तमान भोजपुर है, पहले के शाहाबाद चंदवा में। विद्यापति का इनका वर्तमान मधुबनी, तत्कालीन दरभंगा के बिस्फी में। रामधारी सिंह दिनकर का वर्तमान बेगूसराय, मुंगेर के सिमरिया में। श्री कृष्ण सिन्हा का मुंगेर बरबीघा, श्री कृष्ण सिन्हा बरबीघा मुंगेर, वर्तमान में शेखपुरा है। पंडित मंडन मिश्र महिषी सहरसा, अनुग्रह नारायण सिंह पोईवान औरंगाबाद, आचार्य शिव पूजन सहाय उन्मास शाहाबाद, वर्तमान में भोजपुर है। प्रसिद्ध महोत्सव की बात कर लेते हैं। वाल्मीकि महोत्सव, ये पश्चिमी चंपारण की बेतिया में। नंदगढ़ महोत्सव पश्चिमी चंपारण की बेतिया में। केसरिया महोत्सव पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में। विद्यापति महोत्सव समस्तीपुर के विद्यापति नगर में। दशरथ माझी लोक उत्सव गया में। वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव आरा में। हरिहर क्षेत्र महोत्सव सोनपुर। विश्वामित्र महोत्सव बक्सर। ब्रह्मपुर महोत्सव बक्सर में। अम्बे उत्सव औरंगाबाद। दिनकर साहित्य उत्सव सिमरिया बेगूसराय में। किन्नर महोत्सव पटना में। मन्हार महोत्सव वैशाली में। जयमंगलागढ़ महोत्सव बेगूसराय में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां महोत्सव डुमराव में। पावापुरी महोत्सव नालंदा में। होलिका दीना भद्री पुरनिया महोत्सव पूर्णिया में। मंजूषा महोत्सव भागलपुर में। सिंहेश्वर मेला मधेपुरा में। सिमरिया मेला बेगूसराय में। अंग महोत्सव मुंगेर में। वाचस्पति महोत्सव मधुबनी में। सीलकुंड महोत्सव सीताधाम पूर्वी चंपारण में। गजना महोत्सव नवीनगर औरंगाबाद में। जयप्रकाश नारायण महोत्सव सीता बदियार सारण में। आगे अब यहाँ पे जो है बिहार नवीनतम अवसंरचनात्मक परियोजनाएं जो निर्मित और निर्माणाधीन है उनको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, देखिए राज्य का बृहत्तम कार्गो टर्मिनल कहाँ पर बनाया जा रहा है? पटना में, ये नहीं सारण में। ठीक है, पटना में देखिए क्या क्या चीज़ें हैं, पहले एक बार देख लेते हैं पटना में। तो यहाँ पर प्रथम फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बिहटा में। प्रथम डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बाबू टावर गर्दनी बाग। एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी, उत्तर भारत की प्रथम बायोडीजल रिफाइनरी पटना में ही है। इसके अतिरिक्त बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बहुउद्देशीय प्रकाश पुंज पटना साहिब, गंडा प्रजनन केंद्र, स्थायी ट्रैफिक पार्क, बिहार रोड रिसर्च संस्थान ओकाम में, हैंडीक्राफ्ट संग्रहालय खादी माल, जीनोम सीक्वेंसिंग लैब, ये सभी के सभी कहाँ पे हैं? ये पटना में है। ठीक है, कैमूर में देखिए क्या है, कैमूर में आपका नील गाय पालतू शोध केंद्र है।
करकटगढ़ जलप्रपात इको टूरिज्म स्थल है। और वहीं रोहतास में बिहार की प्रथम फिश फीड मिल और तितली पार्क है। गया में बांस उद्यान, रबर डैम, बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा, रीजनल साइंस सेंटर, महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र, मिल्खा सिंह खेल परिसर यहीं पर है। इसके अतिरिक्त आप नालंदा में देखें तो नालंदा में डेंटल कॉलेज, राज्य खेल अकादमी, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, ग्लास ब्रिज राजगीर में, नवादा में फ्लोटिंग सोलर प्लांट है, जमुई में जैविक कृषि ग्राम है और लखीसराय में अशोक धाम मंदिर है। इसके अतिरिक्त देखिए बांका में क्या क्या है, उबानी डैम है, मंदार पर्वत है, मोर अभयारण्य, रोपवे है यहाँ पर। इसके अतिरिक्त मुंगेर में देखिए वानिकी फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट्री कॉलेज है। 175 टन भार क्षमता की क्रेन का निर्माण जमालपुर रेल कारखाने में हो रहा है। और भागलपुर में क्या है, नटखट साइंस लैब, प्रथम जैविक हाट, द्वितीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है। इसके अतिरिक्त आप देखें बेगूसराय में बिहार का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट लगाया जा रहा है। पूर्णिया में राज्य का द्वितीय डॉपलर राडार प्रथम द्वितीय है, राज्य का द्वितीय डॉपलर राडार आपका पूर्णिया में, पहला पटना में है। जूट व फाइबर पार्क राज्य का सबसे बड़ा इथेनॉल संयंत्र यहीं पर है। अब बात करते हैं अररिया की। अररिया में बिहार का दूसरा चिड़ियाघर रानीगंज में पहला है। ठीक है, बिहार का प्रथम जैव विविधता पार्क ये कहाँ पर है, कुशियार गांव में। इसके अतिरिक्त सुपौल में लोहिया मेडिकल कॉलेज और डगमारा पनबिजली परियोजना है। दरभंगा की बात करें, दरभंगा में राज्य का प्रथम फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, राज्य का द्वितीय तारामंडल, द्वितीय एम्स यहीं पर है दरभंगा में, और ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी यहीं पर है। इसके अतिरिक्त सीतामढ़ी में 251 मीटर ऊंची सीता प्रतिमा है। पूर्वी चंपारण में दुनिया का सर्वाधिक ऊंचा रामायण मंदिर है, सबसे बड़ा शिवलिंग है, गांधी थीम पार्क है चंदरिया में। ठीक है, पूर्वी चंपारण में देखें गांधी पार्क थीम पार्क भितिहरवा में, और टेक्सटाइल मित्र पार्क है यहाँ पे। और राज्य का प्रथम ऑक्सीजन पार्क कहाँ पे है, ये गोपालगंज में है। तो इस प्रकार से इतनी चीज़ों को हम लोगों ने देखा। तो इस प्रकार से यह पूरी पुस्तक इस वीडियो में कंप्लीट होती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।